टॉपिक तो पूरी इकोनॉमी में बस भाई तो नहीं पढ़ने हैं बस, और कंटेंट तो अपने को कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। कंटेंट का बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्रॉब्लम आएगी आंसर राइटिंग में। अब आप अपने आप को एक इवैल्यूएटर समझो कि 60 साल की उम्र है, चश्मे लगे हुए हैं, सब कुछ है और आपको कॉपी चेक करनी है। तो अगर आपको लेजिबिलिटी के हिसाब से ऐसी कॉपी मिलेगी तो अपन ज्यादा नंबर तो देंगे ही देंगे, ये तो बाय डिफॉल्ट है। अब अपन ने देखा कि कोई ये टॉपर है जिसने क्वेश्चन पूछा है, तो इंट्रोडक्शन लिखा है 1 2 3 4 5। एक तो पक्का गांठ मार लो कि 3 लाइन से ऊपर का इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लिखना है। 3 लाइन से ऊपर का इंट्रोडक्शन का मतलब है 1:38 मार्कर चला गया मेरा। 1 महीने अच्छे से आंसर राइटिंग करोगे तो जो हर बैच का वो मेंटरशिप का बैच बनता है उसका कंडीशनल क्राइटेरिया यही है दैट यू हैव टू राइट एवरी टेस्ट। पहले तुम्हारी डाउट्स ले लेता हूं बीपीएससी को लेके कि क्या क्या है, फिर मैं अपने जो मुझे पढ़ाना है वो तुम पढ़ा ही दूंगा। अब तक क्या चैलेंजेस आए, क्या पढ़ने में दिक्कत आती है आंसर राइटिंग में। मेरा मेजर फोकस आंसर राइटिंग का ही रहता है, इस बैच में भी वही रहेगा। कंटेंट आपको मिल जाएगा, मोटा मोटी कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ज्यादातर चीजें अपन आंसर राइटिंग पे ही फोकस करेंगे। मोटा मोटी क्लासेस 65 क्लासेस हैं आपके बैच में ओवरऑल। शेड्यूल जो पहले दिया था उसको कुछ चेंज कराया, कुछ क्लास ऊपर नीचे कराई है चेंजेस करके, बट रफली मोटा मोटी जैसा जैसा बताऊंगा तो ठीक ठाक सा वैल्यू एडिशन हो जाना चाहिए। ये कुछ पुराने बैच के बच्चे अच्छा भी है, पुराने वाले हैं, तो जब मैं चला जाऊं तो इनसे आप बैच का फीडबैक ले सकते हो। एनरोल्ड भी हो, उसमें भी कोई ये नहीं है कि हम एनरोल्ड बच्चे नहीं है, तो आपको जेन्युइन ही फीडबैक मिल जाएगा कि कितना काम करना पड़ेगा और जब इन्होंने ज्वाइन किया होगा तो इनकी स्थिति क्या थी और आज किस स्थिति पे बैठे। सेम गोज फॉर ऑनलाइन टेस्ट। डाउट्स साइंस एंड टेक वाला पूछ रहा है ना, वो थोड़ा टेक्निकल सा आता है, तो हम उसकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कराएंगे। सेक्शन सी वाला, तो सेक्शन सी तो मेरे पे 100% छोड़ सकता है। सेक्शन बी में कोई स्पेसिफिक टॉपिक में इशू है क्या? तुम्हें जो काम दिया जाएगा वो काम बहुत ज्यादा होगा। तुम ये किस इकोनॉमिक सर्वे कितना पढ़ना है, बजट कितना पढ़ना है, ये कितना पढ़ना है, उनसे बाहर निकल जाओ। क्योंकि अभी तक एक मेजर दिक्कत स्टेट पीसीएस में ये आता है कि कोई बहुत साइंटिफिकली पढ़ाने वाला अभी तक घुसा नहीं है इसमें। जितने मेजर इंस्टीट्यूट आप देख रहे हो ना जो यूपीएससी के, ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम में है, इसीलिए यूपीएससी का इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट सबसे बेस्ट है ना। 1000 सिलेक्शन उसमें से 950 यूपीएससी इंग्लिश मीडियम, तो वहां बहुत सारा वैल्यू एडिशन हो चुका है। बीपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ या यूपीएससी हिंदी हुआ, उसमें थोड़ा बहुत साइंटिफिक अप्रोच वाले लोग घुसे नहीं। ऐसा नहीं कि हम ही हैं, और भी हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो साइंटिफिकली पढ़ाते हैं। अगर एनर्जी लगाएं तो काम हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है क्योंकि रेगुलर हो गया है, तो ये जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आप देख रहे हो उन सबकी एनर्जी इस डायरेक्शन में जाने लगी। तो अब मुझे नहीं लगता आप इकोनॉमिक सर्वे आप कुछ भी करो, मेरे पे छोड़ देना। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि कुछ गलतफहमियां चल रही हैं स्टेट पीसीएस में। आज बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी दिखाऊंगा मैं आपको। कुछ टॉपर पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, कुछ टॉपर पॉइंट वाइज लिखते हैं, कुछ की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कुछ की हैंडराइटिंग बहुत खराब है। बन तो सारे टॉपर गए ही, बट आप 2 4 5 चीजें कुछ कॉमन देखोगे उन सारे टॉपर्स के आंसर्स में। प्लस कुछ टेम्पलेट वाइज में कराता हूं मैं कि आप जो बोलते हो कि यार वो 6 पेजेस में ना आप 4.5 भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। हम वो टॉपर्स की कॉपी में देख ही लेंगे ना कि जो जिन पेजेस में 4.5 भरे हैं उसमें कितने नंबर आए और जिसमें 6 पेज भरे हैं उसमें कितने नंबर आए। दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि बीपीएससी का बच्चा अभी थोड़ा भोला है। भोला इन द सेंस की उसको बेस्ट यूज कैसे करना है टॉपर और इंस्टीट्यूट को, वो अभी नहीं आया है। तो जो टीचर बता देता है एज इट इज इंप्लीमेंट कर लेते हैं, या फिर किसी एक टॉपर को पकड़ लेते हैं। जैसे मानो आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हो, तो आप क्या करोगे कि जो टॉपर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखता है उसी को देख लोगे और बोलोगे अरे सर उसके तो 153 नंबर आए थे। तो आप बताओ, अब भाई किसी के 170 भी तो आए हैं। तो हमें उन 4-5 टॉपर्स को पकड़ना है जिनके 160 प्लस 165 प्लस आए हैं, और उसमें जो कॉमन चीजें हैं ना वो कॉपी कर लेनी है। जैसे अपन देखेंगे कि अगर मैं 7-8 मार्कर क्वेश्चन देख रहा हूं तो उसके अंदर आप 2 पेज भरना होता है अपने को। तो आप देखोगे कुछ टॉपर ने 1.5 पन्ने भरे हैं और कुछ टॉपर ने पूरे 2 पन्ने भरे हैं। कुछ कंक्लूजन लिखता है और कुछ कंक्लूजन नहीं लिखता है। तो जो कंक्लूजन लिखता है और पूरे 2 पन्ने भरे हैं उसको 5 नंबर भी मिले हुए हैं। तो आप उस पूरे टॉपर पे मत जाओ ना, आप उस पे जाओ कि जो पूरे 2 पन्ने भर रहा है और जो इंट्रो 3 लाइन में लिख रहा है, 4 लाइन में लिख रहा है, पॉइंट लिख रहा है, ग्राफ बना रहा है, कंक्लूजन लिख रहा है, उन क्वेश्चंस में कितने कितने नंबर मिले, तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो वही साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में पढ़ाएंगे कि बेस्ट सिनेरियोस में क्या चलना है। तो मोटा मोटी अपन मैक्सिमम जो टारगेट करना चाहिए वो हम 10 मार्कर में अपन 5 नंबर ला सकते हैं। 15 सवाल आएंगे कुल मिला के, एक पेपर की बात कर रहा हूं, तो 15 में से हम 10 प्लस क्वेश्चंस में 5 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
पूरे 15 के 15 में तो होगा नहीं, कहीं अपन को छोड़ना पड़ेगा कुछ पार्ट के लिए। तुम सबने यूपीएससी की भी तैयारी की होगी शायद, ऐसा तो कोई है जिसने नहीं की होगी। होने के बाद आगे भी करोगे कि अगर यहाँ बीपीएससी हो जाता है उसके बाद यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे अपन, तो उस पार्ट को थोड़े दिनों के लिए भूलना पड़ेगा आपको, है ना। कुछ दिन मैं भुलाऊंगा, बिकॉज यहाँ जो अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, उसकी थोड़ी अप्रोच अलग होगी। तो वहां अगर आपने कभी मेरी क्लासेस देखी होंगी कि इंट्रोडक्शन हमेशा 3 लाइन का होना चाहिए, वो थोड़ा बदलेगा यहाँ पे, है ना। तो उस पार्ट को ये मत रखना कि जो यूपीएससी के आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी है वो इंप्लीमेंट कर देंगे तो चल जाएगा, वो थोड़ा नहीं चलेगा। तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा हल्का सा बदलेंगे, मैं बता दूंगा किस किस पार्ट पे बदलना है। एनीवेज, हाँ, सेक्शन बी में तू कोई स्पेसिफिक चैप्टर या वो वीक है क्या? हाउ डू यू नो मी? मेरे से मिला भी है? तो ऐसा आंखें बंद करके नींद में थोड़ी चलता है, कहीं चल पड़ा और सर से मिल ली। पहली बार तो सुना होगा दी आई सब एम के यादव, किसने बताया था, कैसे बताया था, पहुंचा कैसे? बहुत दूर से आया होगा यहाँ पे। अच्छा, कोई स्टूडेंट है जिसने क्लास लिया था, तो उसके कहने पे तो नहीं आया होगा, उसके आंसर देख के आया होगा। आंसर तो ठीक ठाक से देखे होंगे, दोस्त भी है तब भी देखते तो हैं, दिख तो जाता ही है क्या कुछ करके। उसके कितना पुराना दोस्त, 3-4 साल से जानते, उसके पहले के उत्तर भी देखे होंगे, क्लास लगा के हपट डाल के उसके बाद के उत्तर भी देखे होंगे। वो नशा है, क्योंकि एक बार अफीम की आदत पड़ जाती है तो कर ही लेते हैं। एनीवेज, अगर मैं आज 10 टेम्पलेट भरने को दे रहा हूं, ये वो टेम्पलेट वाली कॉपी है जो कुछ बच्चों की, इसको देख लो एक बार, यहां से घुमाते हुए चलना और यहाँ पीछे क्लास में घुमा लेना। देखो मोटा मोटी आप लगा लो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4.5 महीने अपने पास अप्रोक्सीमेटली। उसी हिसाब से प्लान करेंगे। क्लासेस तो मैं आपकी दिसंबर में ही खत्म करा दूंगा। क्लास में जितना आपको कंटेंट चाहिए उतना मैं दे दूंगा, बट आप ध्यान रखो कि मेजर पार्ट अपने को सिर्फ आंसर राइटिंग पे ही करना है। टॉपिक तो बहुत कम है यार, जैसे इको टॉपिक है, शायद उन नवीन सर ने भी आपको दिखाया होगा, नहीं है, सब तो बीपीएससी चल रहा है, कहां चले गया। टॉपिक तो पूरी इकोनॉमी में बस भाई तो नहीं पढ़ने हैं बस, और कंटेंट तो अपने को कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, कंटेंट का बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्रॉब्लम आएगी आंसर राइटिंग में। जिस तरीके से आप आंसर राइटिंग, मोटा मोटी शायद 10 बच्चों ने, 7-8 बच्चों ने तो मेंस लिखा है, जिस कन्वेंशनल तरीके से अब तक आंसर राइटिंग करते आए हो उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करेंगे अपन। जिस भी कन्वेंशनल तरीके से इतना अच्छा है नहीं, जैसे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम, ये जो लाइन वाली आंसर कॉपी है अभिषेक, ये कल से नहीं लाएंगे, तो मुझे ब्लैंक शीट चाहिए जो बीपीएससी फॉर्मेट की आती है, उसकी विड्थ और उसकी हाइट उसी की चाहिए, कि जितनी विड्थ और जितनी हाइट की बीपीएससी की एक्चुअल आंसर कॉपी आएगी, उसी आंसर कॉपी को आप मेरी हर क्लास में लेके आओगे। ये आज आपको कुछ ब्लैंक शीट दी है मैंने, एक मिली है क्या? जब अपन ये टॉपर्स की कॉपी देखेंगे ना, ये रैंक 9th की मान लो कोई आंसर कॉपी है, ये इसने पुराना देखा, आपने देखा इसने सेक्शन 1 अगर हम देख रहे हैं, ये पेपर 1 है, ये GS1 की कॉपी है, तो आप इंट्रोडक्शन आप देख रहे होगे कि ये 4-4.25 लाइन के आसपास में लिखा हुआ है, और एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स के आसपास में है, मैक्सिमम 5 वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये एक टॉपर है। वैसे ही कुछ 2, 4, 5 टॉपर की अगर हम कॉपी देखें, और अगर सब सेम, इसका तो फॉन्ट साइज काफी छोटा है, तो ये एक्सेप्शन है बच्चा। एक्सेप्शन क्यों कह रहा हूं? बिकॉज के कभी पेज, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो उसके पेज भरने वाले पार्ट में बड़ा दिक्कत आएगा। जब आप इस तरीके से कंटेंट लिखते हैं ना, तो ये इवैल्यूएटर के लिए बहुत डिफिकल्ट टू रीड है। इसमें एक्सेप्शंस में टॉपर बन सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। अब आप अपने आप को एक इवैल्यूएटर समझो कि 60 साल की उम्र है, चश्मे लगे हुए हैं, सब कुछ है, और आपको कॉपी चेक करनी है। तो अगर आपको लेजिबिलिटी के हिसाब से ऐसी कॉपी मिलेगी तो अपन ज्यादा नंबर तो देंगे ही देंगे, ये तो बाय डिफॉल्ट है। तो इसका मतलब अपने को हाइजीन फैक्टर्स पे फोकस करना है शुरू के 8-10 दिन। आप अब तक जैसे भी क्वालिटी का आंसर लिख के लाते थे, नेक्स्ट क्लास में उसकी हार्ड कॉपी ले आना कि भाई अब तक अपन इस लेवल पे लिख रहे हैं, ताकि मैं फीडबैक दे पाऊं। अपन यहां इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो उस बच्चे ने एक लाइन में 4 वर्ड्स लिखे हैं, 5 वर्ड्स लिखे हैं। इस बच्ची ने एक लाइन में 6 से 7 वर्ड्स लिखे हैं। नुकसान क्या होगा? ये पेपर पूरा नहीं होगा। अपन इसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, बट अगर लेजिबिलिटी मेरी इतनी अच्छी है कि इंट्रोडक्शन 3-3.25 लाइन में लिखा, एक डायग्राम बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म इन इंडिया, उसमें हमने आर्टिकल्स लिखे, आर्टिकल्स को अंडरलाइन किया और उसको एक्सप्लेन कर दिया, आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, और एक हेडिंग डाल दी, हेडिंग के नीचे 2-3-4-5 पॉइंट लिख दिए, 5 नंबर तो मिलेगा ही ना, कैसे नहीं मिलेगा?
अब इसमें फिर एक और चैलेंज आता है कि सर मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, इतनी साफ नहीं है, तो लेजिबिलिटी अलग है और हैंडराइटिंग अलग है। तो सबसे पहले तो ये सेक्शन मतलब पार्ट ए वाले जो क्वेश्चन, जो 5-5 मैंडेटरी क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए लिखो। तो जो मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं 5-5 जो आते हैं, उसका इंट्रोडक्शन शुड बी इन 3 लाइन्स। उसका इंट्रोडक्शन शुड बी इन 3 लाइन्स। सेकंड लिखो कि एक माइक्रो डायग्राम बनाना है हमें पक्का, 1 माइक्रो डायग्राम इज मैंडेटरी। देखो बीपीएससी का लेवल अभी यूपीएससी जैसा नहीं हुआ है, मतलब बच्चों का लेवल अभी नहीं हुआ है। तो जो यूपीएससी में 2015, 16, 17, 18 तक चलता था एक हब एंड स्पोक डायग्राम। हब एंड स्पोक डायग्राम क्या होता है? हब एंड स्पोक डायग्राम होता है कि ये मेरा आंसर है, तो ये मेरा पेज है, तो मैंने बीच में एक बादल बना दिया और बादल बना के मैंने 4-5 डायमेंशंस यहां समझा दिए। बीपीएससी में ये चल जाएगा, अभी ये इन है, मतलब अभी ऐसा नहीं हुआ है कि सारे बच्चे यही डायग्राम बना देते हैं। तो यहां पे अपन इसको टेक्निकली हब एंड स्पोक डायग्राम बोलते हैं। तो अपन को इन क्वेश्चंस में एक हब एंड स्पोक डायग्राम बनाना ही बनाना है। लिखो 1 हब, वो जो माइक्रो डायग्राम लिखा है ना, ठीक है ना, एक माइक्रो डायग्राम मैंडेटरी, सेकंड पॉइंट जो लिखा है उसमें लिखो हब एंड स्पोक टाइप, HUB। एक हब एंड स्पोक टाइप का डायग्राम अपने को बनाना ही बनाना है। इसमें अपन हब एंड स्पोक को अलग फॉर्मेट में बना सकते हैं, कुछ में रेक्टेंगल बना देना, कुछ में यहां लेफ्ट साइड में बना देना, बट एक डायग्राम मुझे चाहिए ही चाहिए इस मैंडेटरी क्वेश्चंस में। देन नेक्स्ट, अगर लिखने की स्पीड तेज है तो कंक्लूजन मैंडेटरी है। अगर लिखने की स्पीड तेज है तो कंक्लूजन इज मैंडेटरी। भले ही 2 लाइन का लिखेंगे बट लिखेंगे पक्का। कंक्लूजन्स अपन कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन्स लिखेंगे, कंक्लूजन्स अपन कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन्स लिखेंगे। एक और रिवर्स क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि कितना एफर्ट डालना है। जैसे GS1 में है, कितना टारगेट कर रहे हो नंबर की, यार मेरे इतने आने चाहिए। यहां से शुरू करते हैं, एक पूछना। बोलो भाई, क्या नाम है आपका? रिजू, बड़ा ऐसा हाई फाई नाम है, बिहार में चल रहा है ऐसा नाम। GS1 में कितने नंबर लाना चाह रहे हो? आज तक के हाईएस्ट कितने हैं GS1 में मोटा मोटी कितना? तो आप GS1 में 180 के आसपास में लाना चाह रहे हो और GS2 150 के आसपास में, और 90 अचीवेबल है, 200 भी अचीवेबल है भाई, ऐसे कैसे नहीं है? आप क्वालिटी तो लिखो, आएगा ही आएगा, कैसे नहीं। और पेपर 2 लिख लो इसको कहीं साइड में, जो आप आज अपना टारगेट दे रहे हो, क्योंकि वो इसलिए लिखा रहा हूं कि जब बाद में कल मैं डांट मारता हूं अगर काम नहीं करके लाओगे तो, वो पक्का है। मतलब मैं ये भी बोल दूंगा कि आप मेरे क्लास में मत आओ, आप काम नहीं करके, बहुत एक्सपेक्टेशन से आप आते हो और बहुत एक्सपेक्टेशन से मैं भी एफर्ट डाल रहा होता हूं। कितना? 190 एंड 170 दोनों में 170 डिफिकल्ट है, बट ठीक है। आपके आंसर्स भी अच्छे थे, जितना मुझे पिछली बार कुछ मैंने क्लास में ही चेक किए होंगे। 180। अभी आज ऐसे का दिन नहीं है एक्चुअली, इसीलिए एक समय आएगा जब मैं ऐसे के भी मार्क्स पूछूंगा। अभी वन थिंग एट ए टाइम लेके चलते हैं। ऐसा टारगेट मीटिंग नहीं है ना बस कि यहाँ पहली क्लास मुझे आज जो आप पहुंचा रहे हो वहां तक आगे लेके भी तो जाना है भाई। अब जिन्होंने उसको लिखो कितना टारगेट है, और जिन्होंने आपसे पहले मेंस दिया अपना पुराना स्कोर लिख लेना, मुझे मत बताना। जिन्होंने पहले मेंस लिखा है, मतलब इससे पुराना का तो आ गया, उसका पुराना स्कोर लिख लेना, GS1 में कितना आया था और GS2 में कितना आया था। हाँ, पहले मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा था, पढ़ाएंगे हम बाद में। मैंने आपको कुछ ये PDF दिया होगा, कहां चला गया PDF मेरा? मुझे आपसे BPSC के मेजर डिस्ट्रिक्ट्स, उन डिस्ट्रिक्ट्स का एक मैप बिहार के अंदर पिन पॉइंट होता हुआ, उस डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन की स्ट्रेंथ या पॉजिटिव या यूनिक पॉइंट्स। अब उस स्ट्रेंथ, पॉजिटिव, यूनिक पॉइंट्स आज नहीं बता रहा हूं, बट इसका हमने लास्ट क्लास में वो दिया, ये सब करके एक एक्रोनिम बनाया था, पुराने बच्चों को पता हो। अब आज नहीं पढ़ा रहा हूं, उस सेकंड स्टेज में बनाएंगे। जो आप इसमें आज काम करोगे वो अगले में वापस से करना होगा सेकंड स्टेज में, बट वो टेम्पलेट के फॉर्मेट में करेंगे तो अपन को टेम्पलेट का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। आज घर जाके क्या करना है, उस डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रेंथ क्या है। मानो हो सकता है कोई इंडस्ट्रियल हब हो सकता है कोई मखाना के लिए कोई फेमस हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आ गया, हो सकता है कोई एग्रीकल्चर का हब हो सकता है कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए, हो सकता है कोई एजुकेशन के लिए। तो मुझे उस डिस्ट्रिक्ट के 2 स्ट्रेंथ या पॉजिटिव पॉइंट्स और एक कोई यूनिक फीचर
अब वो यूनिक फीचर ज्योग्राफिकल हो सकता है, यूनिक फीचर हिस्टोरिकल हो सकता है, यूनिक फीचर को इकोनॉमिक हो सकता है। मतलब मोटा मोटी मेरे को 4 पॉजिटिव पॉइंट्स प्लस यूनिक पॉइंट्स मिला के चाहिए और 4 उसके कुछ चैलेंजेस या नेगेटिव्स चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट के। कुछ वीकनेसेस हो सकती हैं, बॉर्डर एरिया हो गया जैसे, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलपमेंट हो रखा है, इससे ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव कर लेना। रेफरेंस के लिए मैं आपको 2 पीडीएफ्स दूंगा, कोशिश करना चीटिंग ना करनी पड़े, बट अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप फिर लास्ट रिजॉर्ट में जाके ये चीटिंग कर सकते हैं। ये कुछ लास्ट ईयर के बैचेस के बच्चों का है, टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। बट अगेन विद अ डिस्क्लेमर, अब से आप जितने शॉर्टकट्स करने लग जाओगे वही रिफ्लेक्ट होता है फाइनल एग्जाम। 4-1 महीने की मेहनत तक कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। ये कुछ हर डिस्ट्रिक्ट के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। 2 पीडीएफ दे दूंगा, ये वाला है और एक इस वाला है। बट कोशिश करना चीटिंग ना करनी पड़े। अब इतने ये कॉम्प्लेक्स उसने याद करने के लिए बनाया बच्चे ने अपने हिसाब के लिए। याद हो जाए तो बेहतर है, नहीं भी हो जाए तो अगर 15 डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन भी याद होगी तो अपना काम हो जाएगा। सेकंड आता है फिर इसको यूज कहां करेंगे। मान लो आपने ये डिस्ट्रिक्ट बनाया और ये दरभंगा में अपन लिख रहे हैं कि दरभंगा का पॉजिटिव हो गया कि भैया गार्लिक और टर्मरिक कुछ इंटरनेशनल सेल होता है यहां से। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। जब भी आप पॉइंट्स लिखोगे कि मानो बिहार को इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब कैसे बना सकते हैं, एक क्वेश्चन आ गया, या बिहार का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में क्या है। आप पॉइंट्स लिखोगे कि भैया फूड प्रोसेसिंग में ये करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना है, हॉर्टिकल्चर या फिशरी सेक्टर में इतना है। उसके बाद एग्जाम्पल भी तो लिखने हैं वो। अगर मैं टॉपर्स कॉपी दिखाऊं तो आपको वो पॉइंट्स लिखने के बाद, जैसे अगर आप यहां पॉइंट्स लिख रहे हो, इस पॉइंट लिखने के बाद एग्जाम्पल भी तो लिखोगे। तो वो जो जितने मैं आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रहा हूं, वीकनेस आएगा चैलेंजेस में कि आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि बिहार के एग्रीकल्चर चैलेंजेस क्या कौन कौन से हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। ये जो मैं आपसे कंटेंट बनवा रहा हूं ये मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको, काफी बेटर फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊंगा, तो खुद मरे ही स्वर्ग मिलेगा। तो खुद से एफर्ट डालोगे तो ज्यादा रिकॉलेबिलिटी आएगी। तो अगले 2 दिन के लिए ये काम कर लेते हैं। असाइनमेंट समझ में आ गया? परसों तक हो जाएगा। कमिंग बैक टू माई टॉपर्स का एनालिसिस वाला पार्ट। अब अपन ने देखा कि कोई ये टॉपर है जिसने क्वेश्चन पूछा है रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इंडिया एक्सप्लेन। उसी का ही एक्सपेंडेड फॉर्म इस बार में पूछ लिया था। तो इंट्रोडक्शन लिखा है 1 2 3 4 5। एक तो पक्का गांठ मार लो कि 3 लाइन से ऊपर का इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लिखना है। 3 लाइन से यूपर का इंट्रोडक्शन का मतलब है 1:38 मार्कर चला गया मेरा। क्यूमुलेट करके जाओगे तो 1:38 मार्कर चला जाएगा, या डीआई का क्वेश्चन चला जाएगा, जाता ही है वो यूजली। सेकंड, जब भी अपन हेडिंग्स लिख रहे हैं, परसों की क्लास में मैं एग्जैक्टली ये बताऊंगा क्या क्या करना है नहीं, बट फिर भी आज भी कुछ बता देते हैं। मुझे सारी हेडिंग्स बॉक्सेस में चाहिए। लिखो ऑल हेडिंग शुड बी इन बॉक्सेस। एक श्रुति शर्मा नाम की टॉपर हुआ करती थी, नाम सुना यूपीएससी में? उसने स्टार्ट कराया था ये सब, स्यापे उन्हीं के जमाने के हैं, हर पॉइंट की एग्जांपल यूपीएससी में लाई, क्योंकि ज्यादातर बच्चा यूपीएससी वाला पीसीएस में आता है तो वही सारा काम हो गया। बट उसे कुछ कुछ चीजें सीख पाए, कुछ कुछ नहीं आ पाए। जैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके पेनिट्रेट होती है, वैसे आंसर राइटिंग धीरे धीरे करके पेनिट्रेट होती है। अगर ये बच्चा या बच्ची सिर्फ इस एग्जाम्पल को डबल अंडरलाइन कर देता, तो आपको लगता लेजिबिलिटी बढ़ जाती? या इसको सर्कल कर देता, या वही वाला पार्ट इसको ट्राइंगल कर देता? तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्मेट करना है आपको। जो एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप, दे शुड बी विजिबल। अब विजिबिलिटी के लिए आप स्क्वायर में डालो, आप ट्राइंगल में डालो, आप रेक्टेंगल में डालो, आप डबल अंडरलाइन करो, आप सर्कल करो, वो आपकी मर्जी है। बट मुझे आपके अब के बाद जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सब उसी किसी फॉर्मेट में जाने चाहिए। ऑल ऑफ देम शुड बी इन दैट फॉर्मेट। मुझे ये जगह खाली नहीं चाहिए। मैं अगर हम जाके सारे टॉपर्स की कॉपी देखेंगे ना, जो पेज आप ब्लैंक छोड़ते हैं ना, इवैल्यूएटर काटता है उसको। जितनी भी ब्लैंक स्पेसेस आप छोड़ते हैं, जैसे यूपीएससी में काटता है वैसे ही बीपीएससी में भी काटता है। अपने को पेज इंटेंशनली ब्लैंक नहीं छोड़ना है। लिख लो, ईच एंड एवरी पेज नीड्स टू बी फिल्ड। ये आंसर कॉपी देखो, ये यूपीपीसीएस का बच्चा है, यूपीएससी का नहीं है, और ये रियल टाइम के आंसर है, मेरे सामने बैठ के लिखा था। और सेकंड चीज ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूरा नहीं कर पाया, बट ठीक है, अभी बहुत टाइम है उसके पास में और पढ़ने को। इस बार का बच्चा है वो। ये दिखा दिया मैंने। जो आप ब्लैंक पेजेस छोड़ेंगे वो कट होगा, इसलिए
बट मान लो लास्ट मोमेंट पे जाने के बाद अपने पास उतना टाइम नहीं बचा, ऐसा होगा रियल टाइम में आप जाओगे तो 2-3 क्वेश्चंस में टाइम कंस्ट्रेंट आएगा, अपन हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बढ़ा देंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे आगे जाओगे तो वहां मिल जाएगा आपको कि मैं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बढ़ा दूंगा, मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा, बट आई विल नॉट गिव एन इंप्रेशन टू द इवैल्यूएटर दैट आई हैव लेस कंटेंट। मैं ब्लैंक नहीं छोड़ूंगा, क्वेश्चन ही छोड़ना है तो अलग कहानी, बट अगर क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता है अपने को तो अपन हॉरिजॉन्टल स्पेस बढ़ा देंगे। अगर मैं बाय डिफॉल्ट लगा लो आप इसमें 12 लाइन के आसपास में लिखोगे तो आप 12 की जगह 10 लाइन लिख लो, 9 लाइन लिख लो, हॉरिजॉन्टल स्पेस बढ़ा दो, लेकिन अपन वो ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। एक ब्लैंक में क्रॉस, इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम, समझो कि अगर वो लगेगा क्रॉस कर रहा है मतलब उसको पता है कि आपको कंटेंट नहीं आता। मुझे वो उसको फील नहीं दिलानी कि मुझे कंटेंट नहीं आता, मैं उसको ये फील जरूर दिला सकता हूं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं था, बट मैं उसको ये फील नहीं दिला सकता कि मेरे पास कंटेंट नहीं। तो हमें कोई भी पेज पे ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, डोंट लीव एनी ब्लैंक स्पेस। तो 200 नंबर लाओ तब तो मुझे भी लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ाया, तुम्हें भी लगे कि तुम कुछ पढ़े हो, उसी हिसाब से एफर्ट। अब कई बच्चों ने पिछली बार भी बोला था कि सारे ही आंसर्स टॉपर्स ने ये डायग्राम, माइक्रो डायग्राम बना के लिखे हुए हैं, तो क्या हम भी लिख दे क्या? ये एक्सेप्शंस हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स हु फेच्ड मोर देन 160 दे आर नॉट राइटिंग लाइक दिस। अब आप लगा लो 20,000 कॉपी चेक करनी है तो मतलब आप लगा लो मरे से मरे 200 इवैल्यूएटर तो होंगे ही होंगे। तो अगर 100 कॉपी चेक होगा तो अगर 200 इवैल्यूएटर हैं तो हर किसी का अपना चेक करने का तरीका रहता है, बट मैं एक्सेप्शंस के बेसिस पे आपको सजेशन नहीं दे सकता हूं। तो दिस इज एन एक्सेप्शन वे ऑफ आंसर राइटिंग, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल वे। तो आप डोंट मास्टर इट कि सर मैं यहां डायग्राम बना दूंगा, वो इस टॉपर ने तो ऐसे ऐसे लिखा हुआ था और उससे तो देखो सिलेक्शन भी हो गया, बट एक्सेप्शंस के बेसिस पे एवरेज नहीं निकाला जाता है। तो वो ये एक एक्सेप्शन वे ऑफ आंसर राइटिंग है। हो सकता है इनके आंसर्स आए, इनके मार्क्स आए हो, देख भी लेते हैं कितने नंबर आए हैं, बट मैं उसको ये नहीं बना सकता कि हाँ इसने लिखा है तो आप भी लिख देना। जैसे आपने सुना होगा एक यूपीएससी में एक अच्छा टॉपर था मेरा जिसका नाम है गौरव बुडानिया, सुना है? फर्स्ट अटेम्प्ट 13 रैंक। आइडियली तो आप ब्लाइंडली फॉलो कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हैं, बस एक दो चीज छोड़ के। एक दो चीज क्या है कि वो टेक 10 मार्कर क्वेश्चन में यूपीएससी में 150 वर्ड लिखना होता है, वो 180 लिखता था बिकॉज उसकी फॉन्ट साइज बहुत छोटा था और वो बॉर्डर को क्रॉस करके भी लिख के आता था, आगे 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 नीचे भी लिख के आता था, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो अगर कोई उसको कॉपी कर ले, कुछ लॉस है क्या इसका? बॉर्डर क्रॉस कर दें, 180 वर्ड लिखा है या नीचे भी लिख दे, लॉस है क्या? क्लासिक केस इज परी बिश्नोई। उससे 1 साल पहले एक बच्ची थी परी बिश्नोई, रैंक 30, वो भी आई ने आंसर राइटिंग के स्टूडेंट थी, उसके यूपीएससी ने 25 नंबर काटे थे। अब यूपीएससी बताती तो है नहीं किस लिए काटे थे, बट बाद में जो हमने बैठ कर डिस्कशन किया था कि सर क्या क्या गलती कर दी होगी जिस वजह से कट गया होगा। इंटरव्यू कॉल आया था उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अगर उसके 25 नंबर नहीं कटे होते तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस बन जाता हूं। सेकंड अटेम्प्ट में फिर 30 रैंक आया। उसने कहा कि सर मेरे कुछ कुछ एरियाज में जाके वो बॉर्डर क्रॉस किया था। काफी हाई प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट की किसी इवैल्यूएटर ने इसके 25 मार्क्स इसी रीजन की वजह से काटे हैं। तो वो एक सेम चीज जो गौरव बुडानिया के लिए स्ट्रेंथ बनी थी, वो सेम चीज किसी और टॉपर के लिए उसकी वीकनेस बन गई। तो जो आयोग बोलता है हम फॉलो वही करते हैं, बाकी तो एक्सेप्शंस है, क्या पता उस दिन किस्मत अच्छी और आपके नंबर नहीं कटे, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। तो इसलिए दिस वे ऑफ आंसर राइटिंग जहां मैं सारे डायग्राम्स बना रहा हूं इज नॉट अ गुड वे ऑफ आंसर राइटिंग, और नहीं वो आपको बीपीएससी में फायदा देगी, नहीं आपको यूपीएससी में फायदा देगी, तो उसको छोड़ देते हैं। 160 से ऊपर स्कोर करते हुए बतेरे टॉपर्स हैं जिन्होंने इस वे ऑफ आंसर राइटिंग के अलावा भी ठीक ठाक से मार्क्स लाए। इनकी आंसर्स में जब हम ग्राफ फॉर्मूलाज ऐड करेंगे तो वो 190 के मार्क्स जो अपन सोच रहे हैं वो डूएबल है, ऐसा नहीं है कि वो डूएबल नहीं है। इस बार हम लास्ट ईयर से काफी बेहतर प्रिपेयर्ड हैं। लास्ट ईयर हमने बहुत ही लेट बैच ज्वाइन किया था, मतलब स्टार्ट किया था 7-8 फेब को। हम भी सोच रहे थे कि करें कि नहीं करें, है ना, दैट वाज सच ए ह्यूज प्रेशर ऑन अस कि पढ़ा दो यार। तो ज्यादातर यूबीपीसीएस के बच्चे थे उस टाइम पे, वो आके केबिन में अपने डाउट नहीं पूछ रहे, बोला ये बता बीपीएससी में क्या कर सकते हो। वो तो हमें शुरू करना ही था ना, बीपीएससी तो शुरू नहीं करना था एक्चुअली, बट वो फिर फाइनली स्टार्ट किया। तो अब इस वाले बैच में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम एक हफ्ते में 3 दिन आंसर राइटिंग करेंगे। तो वो आंसर राइटिंग का जो पार्ट है, सेक्शनल टेस्ट वाला पार्ट है, आपके लिए मैंडेटरी है वो। तो अगर हम शुरुआत के एक महीने अच्छे से आंसर राइटिंग करोगे तो जो हर बैच का वो मेंटरशिप का बैच बनता है उसका कंडीशन और क्राइटेरिया यही है दैट यू हैव टू राइट एवरी टेस्ट। आप भले ही खराब लिखो,
बट टाइम ड्यूरेशन में आप ये हो सकता है कि मान लो सेक्शनल टेस्ट के अंदर मैं आपसे 6 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप भले इसमें से 4 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मुझे रेगुलरिटी वाले बच्चे चाहिए। सीखने के लिए तो आप मेरे पास आए ही हो ना, बट डिसिप्लिन तो घर से लेके आओगे। तो आप डिसिप्लिन्ड तरीके से अगर 1 महीने तक सारे आंसर्स लिखोगे तो सुधार तो हम देंगे आंसर राइटिंग। तो मेजर फोकस ऑफ आवर शुड बी ऑन द आंसर राइटिंग फॉर्मेट्स। वो अगर अपन इसमें ऐड कर देंगे तो हम, वो एक और बच्चा हुआ था मेरा, श्रेयांश तिवारी, नाम सुना है? श्रेयांश क्रिएटेड हिस्ट्री इन बीपीएससी। कैसे? मध्य प्रदेश का बच्चा बिहार पीसीएस में फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है, वो यूपीएससी में मेरा क्यूपी और आईने का बच्चा था। तो आप अपन वैसी कुछ हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, आज तक जो मार्क्स नहीं आए वो अचीव कर सकते हैं। जब इन जनरल आंसर राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती किसी भी एरिया में, तो वहां पे थोड़ा सा वैल्यू ऐड अलग से निकल के आ जाता है। तो कोशिश करना कि जितना ज्यादा से ज्यादा अपन आंसर राइटिंग कर पाए। ये नहीं चलेगा ये वाला पार्ट कि अपन 4.5 पे खत्म कर रहे हैं, नो टाइम नहीं बच रहा तो अलग कहानी, पर बहुत होते हैं यार 4.5 महीने, मतलब बिना एफर्ट्स डाले ये बच्चा आखिरी के क्वेश्चन, आखिरी के पेजेस नहीं काटे वो हो सकता है, पता है? हल्का सा फॉन्ट साइज बढ़ाना है, सिर्फ हल्का सा। तो अगर 20% फॉन्ट साइज बढ़ाएगा तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो इस पे लिख रहा है कितने हैं ये, जैसे 14 लाइन लिख रहा है यहाँ पे, तो 5 एक के आसपास में होगा, तो मतलब 65-70 एक वर्ड लिख रहा है वो, तो मुझे इसको 60 करना है बस। इट इज ओनली अ गेम ऑफ 60, और इसका स्कोर अगर 160 आया तो वो 165 हो जाता। इट इज ऑल साइकोलॉजिकल। अगर इसी का कंटेंट, इसी का फॉर्मेट अगर मैं बढ़ा दूं, फॉन्ट वाला पार्ट, बिकॉज दिस लुक्स टू क्लटर्ड, एकदम भरा भरा हुआ लग रहा है बस, और वो भरा भरा लग रहा है और ऊपर जाके काट रहा है, ये तो कहीं से लॉजिकल नहीं बैठ रहा ना। ये मैं शुरू के 4 पेजेस के मैं बहुत कंडेंस लिख रहा हूं, जो इवैल्यूएटर्स की आईसाइट के लिए भी खराब है, बहुत प्रेशर देके पढ़ना पड़ेगा ना। अब ये देखो यूपीएससी तो है नहीं कि गेस्ट हाउस में आके कॉपी चेक होंगी, उतना प्रेस्टिजियस भी नहीं है। पहले होता था यूपीएससी में भी कॉपी कर जाती थी इवैल्यूएटर्स की, अब तो गेस्ट हाउस में आता है, सारे इवैल्यूएटर यहाँ आके चेक करते हैं। बीपीएससी में क्या होता है मुझे नहीं पता, बट ऐसा नहीं होगा कि सबको ऑफिस बुलाते हैं फिर वहीं जाके चेक होता है। चलो कुछ तो ट्रांसपेरेंसी आया कम से कम, कुछ चीजें तो यूपीएससी बीपीएससी से सीख भी सकता है कम से कम मार्क्स वाली, अब तो की भी निकालेंगे वो हैं। बट अगर मुझे इसमें सिर्फ 5 नंबर बढ़ाने हैं पूरे कॉपी में, तो मुझे हल्का सा फॉन्ट साइज चेंज करना है बस। तो वो फॉन्ट साइज, किसी की हैंडराइटिंग बहुत खराब तो नहीं है, ऐसा तो नहीं जिसको लगता है बहुत खराब है भाई, एवरेज है, दिखाओ जरा कैसा लगता है। अच्छी है, बढ़िया है, गुड। ये पेन नहीं चाहिए मुझे, जेल पेन चाहिए कल से, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। अब वैसे पूरा आंसर राइटिंग दिखाएगा तो चल जाएगा, भी चल जाएगा। ये फॉन्ट साइज बढ़ाओ हल्का सा, ये वाली कॉपी नहीं लाएंगे ना कल से, लाइन वाली लाए, बढ़िया है, पिछली बार के लिखे हैं हैं उस, तो वो पेन तो बदल देना सर, क्या भूल गया इतने दिन में। फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, ब्लू कलर का पेन होगा, ठीक है। ये विदाउट कंक्लूजन इसी में 5.5 नंबर आ जाते हैं। किसी का ऐसा लगता है किसी की लिखने की स्पीड स्लो है? ऐसा तो नहीं है, सबको ही लगता है पेपर पूरा नहीं होता, क्यों? कितने वर्ड्स लिख रहे हो बीपीएससी में? 15 क्वेश्चन आ गए 2-2 पेज के, कितने लिखते हो एक पेज में वर्ड्स? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें आयोग बोलता नहीं कितने वर्ड्स लिखने हैं, है ना, इसलिए सब तुम पे छोड़ देता है। एक पेज पे अगर 15 जो क्वेश्चन है जो मैंडेटरी हैं, उसमें कितने वर्ड्स लिखते हो? कभी तो साइंटिफिकली देखो ना आंसर राइटिंग को। आज से 5 लाइन वाली कॉपी उठाएंगे, 5 लाइन की बचपन वाली, उसमें 3 लाइन कवर करते हुए 2-2 पेज भरेगा डेली अल्फाबेट्स लिख के, 2 महीने कर ले इसको, वो सॉल्व हो जाएगा, हमने करा है, ये तो मैं फ्री में बता रहा हूं। और अगर बहुत पैसा है तो यहाँ एक आंसर सिखाने वाले भी हैं, 12,000 में सिखाता है, 3-4 बच्चों ने किया है क्लास में, सुधार तो हुआ है, बट 12,000 लायक नहीं लगता मुझे, इसलिए 50 वर्ड्स, हाँ 50 से 60 के बीच में वर्ड्स लिखते हैं, 50 to 60 वर्ड्स फिक्स कर लो अपना, 50 से 60। डायग्राम में बहुत ज्यादा लेबलिंग होती नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, और हर पेज पे तो डायग्राम बना नहीं पाएगा, वो थोड़ा सा इशू आएगा, तो 2 पेज पे 1 डायग्राम बनेगा, तो मैं उसको अवॉइड करके चलना है, तो ठीक है मैनेज हो जाएगा। तो 55 to 60 वर्ड्स पर पेज फिक्स कर लो। आज जाके पुरानी कॉपी उठा लेना, उसमें देख लेना कितने लिख रहे हो कितने नहीं लिख रहे हो, और मोटा मोटी 50 से 60 वर्ड्स पर पेज डालना है, और उसमें डायग्राम वायग्राम में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, हर 2 पेज पे 1 माइक्रो डायग्राम बनाना है। अच्छा हाँ, एक और होमवर्क है, सॉरी, आपको गूगल पे सर्च करना है
श्री श्री 1008 इंफोग्राफिक्स। आपको सर्च करना है मोदी इंफोग्राफिक्स। यहां अपने को मिलेंगे कुछ ग्राफ्स। उन ग्राफ्स को अपने हैंड रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना। बट ध्यान रखना, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जब आप इसको हैंड रिटन बना रहे होगे। और ये बार्टर सिस्टम है, ये वाला बार्टर सिस्टम। मतलब अगर आप 30 ग्राफ बनाओगे तो मैं 20 दे दूंगा, अगर आप 0 बनाओगे तो मैं 0 दूंगा। तो अपने हिसाब से देख लेना, तो गूगल करना है। बट याद रखना हमेशा कि जैसे इन्होंने लिखा फाइनेंशियल ईयर 14 में 95.79 था, और अभी फाइनेंशियल ईयर 20 में 195 लाख टन ऑफ फिश प्रोडक्शन है। अब मुझे एग्जाम में याद तो रहेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 95 को कर दूंगा 100 और 195 को कर दूंगा 200। या यूजुअली मिलियन टन्स में काउंट होता है, तो इसको कर लो 10 और इसको कर लो 20 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन, बस। बिकॉज एग्जाम में एग्जैक्ट नहीं है, प्री तो है नहीं है, मेंस है। मेंस में जो मैं लिखूंगा वही बात बनेगी। जैसे यहां उन्होंने 5 कंट्रीज को कवर किया है ग्लोबल सप्लाई चेन में, मैग्नेट्स में। तो इसमें उन्होंने डाला है, इंडिया डाला है, मलेशिया डाला है, चाइना डाला है, इंडोनेशिया डाला है, यूए डाला है, यूएसए डाला है। अब अपन 5 कंट्रीज को कंपेयर करेंगे ही क्यों, तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसको। तो जब आप इसको कॉपी कर रहे होगे तो अपन इंडिया पकड़ लेते हैं, अपन चाइना पकड़ लेते हैं और अपन यूएसए पकड़ लेते हैं। तो डायग्राम्स को सिंप्लीफाई करके बनाना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है। वो नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा, बट एग्जाम रिलेवेंट नहीं होगा। इसमें थोड़ा और इनोवेट कर सकते हो, बच्चों ने किया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम की एक क्लास लूंगा तो बताऊंगा। जैसे अपन यहाँ पे फिश प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, तो अपन यहां फिश बना भी तो सकते हैं। सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जब मैंने आपको आंसर दिए ना, ये रियल टाइम में 3D डायग्राम बने हैं, ये नहीं अभी जो मुस्कान की कॉपी है। ये जो डायग्राम्स हैं ये 100% रियल टाइम है। तो स्टार्टिंग के ईयर्स में, स्टार्टिंग ईयर्स में तो 1-2 साल में अभी आपको इस पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, फिर ये कॉमन हो जाएगा ना। तो अभी वाले पार्ट में कोशिश करो कि अगर थोड़े और ग्राफ्स और फॉर्मूलाज को बहुत अच्छा बना पाए तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे अपने को। तो कोशिश करेंगे उसको मास्टरी करने का। इसमें से इसको स्क्रॉल करते चले जाओ, आपको नेवर एंडिंग डायग्राम्स मिलते चले जाएंगे। तो इसमें से कोई 30 उठा लो। अगर अपन 30 अगले 1 हफ्ते के आसपास तक बना लेते हैं, अब ये इसीलिए बोल रहा हूं, ये ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम चलता है। तो अगर आप बना लोगे तो बचा हुआ मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर ठीक है। जैसे ये 1.89 है, इसको 2 कर लो। 3.28 है, इसको 3.5 कर लो, 3 कर लो। तो उतना एवरेज करके आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ये 800 मिलियन है और ये 1.81 है, मतलब 1800 मिलियंस लगा लो आप इसको। तो इसको 800 कर लो और इसको 1800 कर लो। तो कोशिश करना वैसे ग्राफ बनाओ जो एग्जाम रिलेवेंट होंगे आपके पास में। मेरे पास बहुत है, मतलब 500 पड़े होंगे मोदी जी के इंफोग्राफिक्स, बट मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, वो पक्का है। क्योंकि जब तक आप खुद से गलतियां नहीं करोगे तब तक मैं नहीं सिखा पाऊंगा। एक बार आप कर दो, पोर्टल पे अपलोड कराने का ऑप्शन दे देंगे, आप अपलोड कर देना। जब 50% ऑफ द क्लास, जैसे अभी कुछ 100 के आसपास में होगा, तो उसमें से अगर 50 बच्चे इस बैच में से अपलोड कर देंगे तो फिर मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। पुराने बच्चों को पता होगा कि हम वहां पे बेस्ट कॉपीज दिखाते हैं। जब अपन टेम्पलेट अपलोड करते हैं तो वहां बेस्ट कॉपीज के भी होते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट वो मैं तभी कराऊंगा जब 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच विल अपलोड देयर असाइनमेंट। आप इसको अपलोड कर देना, मैं वहां शेयर करा दूंगा। एक चीज और भी कर सकते हो आप इसमें, इसके ज्यादातर डेटा ना आपको, क्योंकि गवर्नमेंट का है, तो 2014 से 2025 के मिलेंगे। तो जो 30 बना रहे हो उसमें से 10 में एक पुराना डेटा भी ले आना, गूगल करके निकाल लेना। 1990 का ले आओ, एलपीजी के टाइम का, अगर इकोनॉमिक है तो। अगर सोशल है तो 2000 का ले आओ, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था, एमडीजी के टाइम का। 1-2 में इंडिपेंडेंस का ले आओ, आपको पॉवर्टी रेट दिखाना है, आप लाओ ना इंडिपेंडेंस का डेटा, इंडिपेंडेंस में कितना था। आपको एग्रीकल्चर का शेयर दिखाना है, आप लाओ इंडिपेंडेंस में कितना था। कि भाई इंडिपेंडेंस के टाइम 85% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी। अब मानो आपको दिखाना है कि अर्बनाइजेशन का डेटा है, तो अपने को पता है अभी 35% है, 2030 में 40% हो जाएगा, 2050 में 50% हो जाएगा। अब मैं इसमें और वैल्यू ऐड कैसे कर सकता हूं? अगर मैं ये दिखा दूं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे 85% था, तो वो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड अपन कर सकते हैं। वो अगेन इंडिविजुअल है, सिखाया नहीं जा सकता।
कुछ 30 में से 10 ग्राफ्स ऐसे निकाल लेना जो अपन इंडिपेंडेंस के टाइम का डेटा डाल देते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस है 1990 या 2000 के आसपास। ये आपका ये तीसरा असाइनमेंट हो गया या दूसरा ही है? तो एक तो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन वाला तोड़ना है, एक दूसरा यही है, कम ही है। इसके टाइमलाइन 1 हफ्ते हैं, अपन है 8 तारीख पे, तो 15 तक कर देना है, और वो डिवीजन वाला एंड ऑल करके वो 2 ही दिन में कर देना है। बहुत मेहनत लगेगी उसमें, वो सिंपल सा काम नहीं है, वो टैक्सिंग है, ठीक से एफर्ट लगेंगे, बट एक बार में सीख जाओगे तो काम खत्म होगा, मतलब मेरे एफर्ट्स कम हो जाएंगे फिर। ये कुछ तुम्हारे बीपीएससी के बच्चों के आज मैं देख रहा था कि पिछली बार के बैच के बच्चों ने कितनी मेहनत की थी, क्या कुछ किया था, नहीं किया था एंड ऑल करके। तो शुरुआत में कुछ टेम्पलेट्स फिल कराऊंगा भाई, आप लगा लो पेपर 1 पेपर 2 मिला के कुछ 10 एक टेम्पलेट होंगे आपके काम की, और हर टेम्पलेट को 10-10 को भरना है, तो मतलब 100 टेम्पलेट भरनी है आपने। इस तरीके की कॉपी बनेगी आपकी। शुरुआत में ब्लैंक पेज पे लिख लो अलग से, जब थोड़ा ठीक ठीक सा लिखने लग जाओगे, जब मैं सिखा दूंगा कि फॉर्मूला क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, एक मोदी इन्फोग्राफ से करोगे तो एक ग्राफ की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लगा लो आज हम 8 पे बैठे हैं, तो आप 18 तारीख से ये काम शुरू कर लेना, और अगले महीने की 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक आपको 100 टेम्पलेट के आसपास में भर लेनी है। ये टेम्पलेट बहुत सबसे जरूरी किसी एग्जाम के लिए है तो बीपीएससी के लिए है, बिकॉज जब आपको 5 पन्ने 6 पन्ने भरने हैं ना, जब तक आपके पास टेम्पलेट नहीं होंगी हम 6 पेज भर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हर आंसर में आपको 2-3 ग्राफ बनाने होंगे, एक आध फॉर्मूला डालने होगा, हर पॉइंट पे एग्जाम्पल डालना होगा। तो अगर टेम्पलेट वाइज नहीं सोचोगे तो ये बात नहीं बनेगा। टेम्पलेट वाइज सोचने का मतलब क्या है, जैसे मानो मैं नीड या सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसपी कह रहा हूं, ये एमएसपी की जरूरत क्या है, अगर मैं इसकी जगह एक सवाल बना दूं, नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ पीडीएस, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिशरीज, 4 अलग क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस ऑफ फिशरीज सेक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ पीडीएस और सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसपी। अब ये तो एग्रीकल्चर है तो पता है एक आध सवाल तो आना ही आना है इसका। क्या मैं हर बार यही सोचता बैठूंगा क्या कि इसकी सब हेडिंग क्या क्या जाएगी? अब जैसे ही आप फिशरीज पढ़ते हो, आपने यहाँ पढ़ लिया कि भैया 20 मिलियन टन के आसपास में प्रोडक्शन हो रहा है, और आपके दिमाग में रफली सिग्निफिकेंस पता है फिशरीज का, मानो कि थोड़ा प्रोटीन बढ़ाएगा भाई देश के अंदर, फार्मर्स की इनकम डबल करेगा, एक्सपोर्ट ले जाने में हेल्प करेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम करने वाला है, डबलिंग फार्मर्स इनकम में बेनिफिट करेगा। बट ये तो सोच के याद आ रहा है ना, मैं तो इतनी बार पढ़ा चुका, ऐसे खट निकल गया। अगर मुझे सोच के टाइम को कम करना है तो उसी सोच के टाइम को कम करने के लिए मैंने इसकी एक टेम्पलेट बना दी, आगे बताऊंगा आपकी क्या होता है। तो मैंने इसका स्टीप आई करके एक टेम्पलेट बना लिया है, फोन आ गया, मैंने इसका स्टीप आई करके एक टेम्पलेट बना लिया है, मतलब एक पॉइंट लिखूंगा मैं उसका सोशल से रिलेटेड, सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसी में इनकम डाल दिया है मैंने। एक पॉइंट में लिखूंगा उसका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि भैया कोल्ड या स्टोरेज सिस्टम बढ़िया कर देगा, फिशरीज आएगा तो कोल्ड चेन बढ़िया होगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा। एक आएगा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस उसका, एक आएगा एनवायरमेंट का सिग्निफिकेंस उसका। तो इस तरीके से करके मैं कुछ आपको 10 एक टेम्पलेट पढ़ाऊंगा, उन 10 टेम्पलेट्स को 10 उसके अंदर कंपोनेंट्स फिल कर देना है। जैसे एक और अपन पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, अब कनेक्टिविटी है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा यार वो कि सागरमाला का सिग्निफिकेंस क्या है, भारतमाला का सिग्निफिकेंस क्या है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने का सिग्निफिकेंस क्या है, रेलवेज को कनेक्ट करने का सिग्निफिकेंस क्या है। मानो क्वेश्चन पूछ लिया कि बिहार की कनेक्टिविटी इज मस्ट टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कि इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार इज मस्ट टू मेक और टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब उसके 6 पॉइंट बनाने हैं आपको या 7 पॉइंट बनाने हैं आपको। अगर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की टेम्पलेट पढ़ा दूं, सागरमाला, भारतमाला, रोड एटसेट्रा एंड ऑल, वही सेम पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिखने पड़ेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव में अगर मैं बताऊं तो बीपीएससी के एग्जाम के लिए टेम्पलेट्स का जितना सिग्निफिकेंस है उतना किसी एग्जाम के लिए नहीं है। तो आप इसको अपना स्ट्रेंथ पॉइंट बना देना। शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगेगी, एक एक टेम्पलेट भरने में आपको समय लगेगा, और मोटा मोटी रफ टाइमलाइंस में पकड़ लो 15 से 20 नवंबर तक आपकी 100 टेम्पलेट हो जानी चाहिए। टॉपिक लिस्टिंग में आपको 25 तक दे दूंगा सारी। ये कुछ बच्चे ने भरा हुआ, इसको बंद करते हुए चले जाते हैं वरना नेवर एंडिंग हो जाएगा वो, है ना। फिट्स चैलेंजेस ऑफ एपीएमसी इन इंडिया, ठीक है। चैलेंजेस फेस बाय एग्री एक्सपोर्ट्स,
ये बीपीएससी के ही बच्चे हैं, इसलिए यही दिखा रहा हूं। यूपीएससी वालों की काफी इंप्रूव्ड है। मुझे कम टाइम मिला था एक्चुअली, अगर मैं कहूं तो लास्ट ईयर, इसलिए बहुत बहुत सारा हम एफर्ट्स डाल नहीं पाए। ये आपके काम का है कि अगर मैं इकोनॉमी के टॉपिक्स बोलूं जो बिहार में क्या क्या आ सकते हैं, तो रफली स्प्लिट करके इतने टॉपिक्स आ जाते हैं। मैंने आपको जेरोक्स दे दिया है इसका, वहां से आप पढ़ लेना कौन कौन से। अभी आऊंगा पीवाईक्यू के एनालिसिस में, बट इस पीडीएफ के हिसाब से अगर आपने कुछ अपने 1 पेजर नोट्स बना रखे होंगे, सबने मोटा मोटी बने हैं, नहीं बने कुछ, अगर मेंस लिखे हैं तो वो सब किसी काम के नहीं है, उन सबको साइड रख देना। वो मेरे हिसाब से बनाने पड़ेंगे 1 पेजर नोट्स। 1 पेजर नोट्स का मतलब है कि अगर आप ये पढ़ रहे हो कि मान लो आपने ब्लू इकोनॉमी पढ़ लिया, तो आप ब्लू इकोनॉमी के जब नोट्स बनाओगे तो वो मेरे हिसाब से बनेंगे। मेरे हिसाब का मतलब ये होता है कि ब्लू इकोनॉमी के जब आप चैलेंजेस बनाओगे तो वो चैलेंजेस में पिट्स लगना चाहिए, वो टेम्पलेट लगनी चाहिए, उस हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको। और जब आपको उसके पिट्स के पॉइंट्स लिख रहे हो तो आपको फिर एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा हर पॉइंट में। आपको उस पूरे आप शॉर्ट पेज के जो नोट्स बना रहे हो उसके अंदर आपको 1 या 2 फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, 1 या 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। बार्टर सिस्टम में आते हैं। 50 शॉर्ट नोट्स में दे दूंगा, 50 टॉपिक के 50 टॉपिक्स एट द कॉस्ट ऑफ 200 के आप बना लेना। टॉपिक लिस्टिंग में दे दूंगा किस पे बनाने हैं मोस्ट प्रोबेबल। तो 200 दिए हैं, आप 25 के बना के सबमिट करना, मैं 50 दे दूंगा। शुरू के 5 दे देता हूं अभी, ताकि फॉर्मेट पता चल जाए। अभी से नहीं बनाना है, अभी कुछ नहीं बनाना है। आप 15-20 नवंबर तक कुछ नहीं बना पाओगे, बिकॉज तब तक तो सीखने सिखाने में ही चला जाएगा। बट 15-20 नवंबर के बाद से आप 1 पेजर नोट्स बनाओगे जो दिसंबर एंड तक रेडी हो जाने चाहिए। एक दिन में 5 टॉपिक्स के नोट्स बनाना है सिंपल, 2 घंटे लगेंगे, वो बन जाएंगे। बट वो बनेंगे उसी पॉइंट में। बहुत अच्छा करोगे। और अगर मेंटरशिप के बच्चे आते हैं तो मतलब आई डोंट नो, बट हाँ हो सकता है मैं सारे भी दे दूं। वो डिपेंड करेगा कि कितना बैच कैसा चलेगा, आप कितने ओबीडियंट हो, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है यार। बट जो स्टूडेंट्स के नोट्स होते हैं पुराने वाले, वो हम नहीं देते हैं। तो मेरी टीम बनाएगी तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, बने हुए हैं हमारे पास ठीक ठाक। ये अपने पास टॉपिक्स हैं जिनको सब डिवाइड करेंगे अपन क्लासेस के अंदर, जिसके आपको हैंडआउट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स अपने को थोड़ा थोड़ा और 1 पेजर नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसको काट देता हूं। ये देना है कि खुद कर लोगे? ये डिवीजन वाला जो मैं आपको बता रहा था, बोलो क्या करना है? पहले करेंगे तो ठीक है, काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास तक मैं शेयर नहीं करता हूं। एक बार नेक्स्ट क्लास में कैसा करके ला रहे हो, अगर जैसा मुझे चाहिए वैसा कर लिया तो बेस्ट है, फिर तो क्यों पढ़ने हैं किसी और के नोट्स। अगर मुझे लगेगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है और कुछ और कंपोनेंट लग रहा है तो फिर शेयर कर देंगे इसके लिए, ठीक है? ये तो यूपी के हैं, बट ऐसा कुछ बनाओगे, ऐसा कुछ बिहार के लिए बना लो। ये तो यूपी वाला पार्ट खुल गया होगा, बट बिहार स्पेसिफिक अपन ने बना लिया। बिहार का टूरिज्म सर्कल का एक बना लिया, एग्रीकल्चर हब का एक बना लिया, ओडीओपी का एक बना लिया। जो मैंने अभी टॉपिक्स दिए हैं आपको उसका एक एक मैप बना लेना, इसी में ऐड कर लेना डिवीजन वाले पार्ट के लिए। उसको कर लेते हैं, मेरे हिसाब से अच्छा है। अब मैं कुछ 1-2 टॉपर्स की कॉपी को क्रिटिकली एनालाइज कर लेता हूं। जैसे टॉपिक आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के प्रोविजंस क्या क्या थे। अपन इंट्रोडक्शन तो लिख दिया 3 लाइन में, काम खत्म। बट उसके बाद ये जो कनेक्टिंग पैराग्राफ लिखा है ना, ये नहीं लिखना अपने को। तो लिखो नो कनेक्टिंग पैराग्राफ, नो कनेक्टिंग पैराग्राफ। इंट्रो और बॉडी शुरू, इंट्रो के बाद बॉडी शुरू। ये मैंने आपको बता दिया है कि हेडिंग को अपने को बॉक्स में लिखना है। इवैल्यूएटर भी पढ़ रहा है, हिज मैजेस्टी ब्रिटिश किंग। बस करो यार। हम माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं, बट मतलब कनेक्टिंग पैराग्राफ नहीं लिखना है अपने को। कोशिश करना नंबर ऑफ पॉइंट्स मैक्सिमम करने का। देखो मैक्सिमम पॉइंट जनरेशन, मैक्सिमम पॉइंट जनरेशन। मैक्सिमम पॉइंट जनरेशन का मतलब यह है कि जो मैंडेटरी क्वेश्चन है 8 मार्कर क्वेश्चन में 8 पॉइंट, और कंक्लूजन मैंडेटरी है। अगर इसी बच्चे ने, सेम बच्चे ने अगर बस कंक्लूजन 2 लाइन का यहां लिख दिया होता ना, तो उसको 4.5 या 5 नंबर आ गए होते, इसी 4 नंबर की जगह। इंडेंटेशन अच्छा है वैसे इस बच्चे का,
आप अगर देखेंगे इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि क्या आपको पॉइंट्स अलग दिख रहे हैं, तो इसके पॉइंट्स अलग दिख रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा कि पॉइंट्स वहां। तो ज्यादातर शब्द इसके इस लाइन के यहां से शुरू है, तो लेफ्ट साइड में इसकी सिर्फ नंबरिंग दिख रही है बस। तो अपन को भी वो इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, और नंबर यही दिखना चाहिए। मतलब ये है कहने का कि अगर गवर्नर यहां से शुरू कर रहा है तो वायसरॉय वी इसी के नीचे से शुरू कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा कि गवर्नर यहां से शुरू कर दिया और वायसरॉय यहां से शुरू कर दिया, ऑफ यहां से, फिर वो 3 जो है ना वो विजिबल नहीं होगा। तो उस इंडेंटेशन का ध्यान रखना है अपने को, ताकि पॉइंट्स मुझे अलग से दिखाई दे। ये कनेक्टिंग पैराग्राफ की जगह अगर ये माइक्रो डायग्राम बना देता ना यहाँ पे इस तरीके का, तो ज्यादा नंबर आते हैं। माइक्रो डायग्राम्स को लेफ्ट साइड में ही बनाना, जो ये फ्लो वाले बनाते हो, और जो ग्राफ राफ बनाते हो उसको लेफ्ट साइड में बनाना। यहां करके बना दिया। सिर्फ 50% क्वेश्चंस में, 50% क्वेश्चंस में बीच में बना देना भाई, समय नहीं होगा। और वो जो 38 मार्कर है उसमें तो बीच में ही बनाएंगे अपन। ये सिर्फ 8 मार्कर के लिए राइट साइड बता रहा हूं। जो 38 मार्कर क्वेश्चंस हैं उसमें ग्राफ राफ हम सब बीच में बनाएंगे। उसमें मुझे पूरा पेज फिल कराना है आपसे। जैसे स्टॉपर की बात अगर देखोगे तो इसकी स्ट्रेंथ है पॉइंट जनरेशन। अपन ने पॉइंट लिखा बिरसा मुंडा मूवमेंट, बिरसा मुंडा इस बार के लिए भी रिलेवेंट है बहुत ज्यादा, कैन बी रिपीटेड। इंट्रो लिखा 3 लाइन में, एक कनेक्टिंग पैराग्राफ डाला, उसको छोड़ देते हैं। फिर कॉजेस फॉर मूवमेंट लिखा, बॉक्स में नहीं डाला, अंडरलाइन कर दिया, कोई बात नहीं, अपन बॉक्स में डालेंगे। फिर पॉइंट्स लिखो, फर्स्ट हेडिंग के नीचे लिखे 5 पॉइंट, और सेकेंड हेडिंग के नीचे लिखे 4 पॉइंट, और फिर कंक्लूजन। तो नंबर मिले 5, मिलेगा भी। तो अगर अपन 8 मार्कर क्वेश्चन में मिनिमम 8 पॉइंट बना दें, और अभी तो मैंने इसमें ग्राफ ऐड नहीं किया और फॉर्मूला ऐड नहीं किया, करेंगे अपन धीरे धीरे। तो 8 मार्कर क्वेश्चन में 8 पॉइंट्स लिखना है। इंट्रोडक्शन अभी भी 3 लाइन का ही बनाता है, कनेक्टिंग पैराग्राफ में थोड़ा गड़बड़ कर देता है बच्चा, बट एनीवेज इतने बड़े बड़े पैरा नहीं बनाने भाई अपने, है ना, छोटे पैराग्राफ बनाए करेंगे। अगर मगर मान लो पैराग्राफ बनाने की जरूरत आ भी गई तो 3 लाइन से बड़ा पैराग्राफ नहीं बनाना है, फॉन्ट साइज बहुत बड़ा हो सकता है, क्वेश्चन छूटेंगे इसके। इंट्रोडक्शन 4 लाइन, ओरिजिन बताया एंड ऑल। ओरिजिन तो ऐसा बाइनरी इवोल्यूशन भी बना सकते हैं अपन, 1980 90 एंड ऑल जिसमें बना हुआ था बच्चे ने, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। कोशिश करना कुछ कुछ को अंडरलाइन करने का, कुछ कुछ बहुत ही यूनिक है तो उसको बॉक्स बना देने का, किसी को डबल कोट्स में बना देने का। बट ये सब चीजें यूज होती हैं कि इवैल्यूएटर नॉर्मली नहीं पढ़ेगा, तो मुझे मेरे जो यूनिक पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करने हैं ताकि वो उसको पढ़े। वही ऑब्जेक्टिव है अंडरलाइन करने का, बॉक्स वॉक्स बनाने का। तो नेवर एवर स्टार्ट की इंट्रोडक्शन में ही अपन बहुत सारा अंडरलाइन कर दें, ये नहीं करना है कि इंट्रो लिखो या 5-6 वर्ड्स अंडरलाइन कर दें। इंट्रो तो पढ़ेगा ही ना, इंट्रो में अंडरलाइनिंग अवॉइड करेंगे, कंक्लूजन्स में कर सकते हैं अंडरलाइनिंग, कभी कभी डबल कोट्स डालेंगे कि अगर मेरा कीवर्ड बहुत अच्छा है तो मैं उसको डबल कोट्स में डाल दूंगा। बट जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो ना उसको बॉक्स में मत डालना, सिर्फ हेडिंग्स मेरी बॉक्स में जाएंगी, नॉर्मल वर्ड्स मेरे बॉक्स में नहीं जाएंगे, अदरवाइज वो कंफ्यूजन आएगा। जैसे ये है, दिस इज टू मच ऑफ अंडरलाइनिंग, अगर इसका 50% होता तो ज्यादा अच्छा दिखता हूं। सेम कंटेंट पे, कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सेम कंटेंट पे। ठीक है, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, फिर ये कनेक्टिंग पैराग्राफ, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसमें। यहां पॉइंट जनरेशन छोड़ दिया तो नंबर भी छोड़ दिया। वहां जहां आप 8, 8.5, 9 पॉइंट बना रहे थे तो 5 नंबर आ रहे थे, 4.5 आ रहे थे। नहीं लिखोगे तो 3 नंबर आएंगे। आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, इवैल्यूएटर को फील ही आ गया कि आपको नहीं आता है, तो नंबर वहां अपने आप में कम हो जाएगा। क्वेश्चन 2, 38 मार्कर। अब 38 मार्कर जो क्वेश्चन है उसको आपको 4 हेडिंग्स में तोड़ना है, लिख लो 4 हेडिंग्स फॉर 38 मार्कर क्वेश्चन। इसका इंट्रोडक्शन 5 से 6 लाइन का होगा, इसका इंट्रोडक्शन 5 से 6 लाइन का होगा। इसके सेकंड पेज पे मुझे एक डायग्राम चाहिए बड़ा, 38 मार्कर के सेकंड पेज पे 5 तो सवाल आएंगे। इसके सेकंड पेज पे मुझे एक बड़ा डायग्राम चाहिए,
वाव इफेक्ट क्रिएट करने वाला, मतलब पूरा 38 मार्कर के सारे वर्ड्स पढ़े, दैट विल डिपेंड अपॉन जिसके सेकंड पेज होगा उस पर डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो उन डायग्राम्स की कुछ लिस्टिंग मैं दे दूंगा आपको, कुछ आप बना लोगे, बता देंगे कि इसमें ये डायग्राम्स यूनिक हो सकते हैं। तो वो आपको पेज 2 के लिए बनाना है। 38 मार्कर में कोशिश करना, अगर स्प्लिट अच्छा तो हो गया तो 20 पॉइंट्स लिखने हैं अपने को, 20 पॉइंट। 4 हेडिंग होगी तो एक हेडिंग में 7-8, किसी में बहुत कम, एवरेज निकाल के करीब करीब 20 पॉइंट के आसपास पे जनरेट कराना है। अगर सेम कंटेंट, जैसे बच्चा लिख रहा है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इट इंटरकनेक्ट टू ऑल पार्ट्स एंड ऑल, तो आप अगर पूरा पेज देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हैं एक पेज में। मैं कह रहा हूं उसी सब कंपोनेंट को, जैसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्कूलिंग का अलग कर देता, हाई स्कूल का अलग कर देता, तो इन 4 पॉइंट जो लिखे हैं उसी 4 को अगर ये 7 पॉइंट बनाता ना तो ज्यादा नंबर मिलता है। सेम कंटेंट, 100% सेम कंटेंट। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं कि कंटेंट बढ़ा दो इसमें ना, सेम कंटेंट के अगर पॉइंट्स अपन बढ़ाएंगे तो अपने को ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो अगर 38 मार्कर में अपन 20 पॉइंट लिखेंगे, अगेन बेस्ट के सिनेरियो बता रहा हूं, लिख नहीं पाएंगे ज्यादातर बच्चे, बट अगर मैं वहां 20 पॉइंट्स पे जाता हूं देन आई विल फेच वेरी हाई मार्क्स। मोटा मोटी देखे ना कितना मास्टरी कर पाओगे, बट हाँ कोशिश करना यार, वो जो एग्जाम्पल्स वाला पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ऐड करने का, कि जितने पॉइंट्स में आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सेट कर पा रहे हो। जरूरी नहीं है बहुत रिलेवेंट एग्जाम्पल हो, आसपास का एग्जाम्पल, आसपास की केस स्टडी भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। बिकॉज अभी इस साल में और अगले साल में तो स्ट्रक्चर पे ही बाजी मार लेंगे आप, कंटेंट तो बहुत बाद में आता है। आपको क्या लग रहा है श्रुति शर्मा के सारे एग्जाम्पल रेलेवेंट होंगे? हो सकता है, हो ही नहीं सकता। हर पॉइंट पे एग्जाम्पल आज तक नहीं लिख पा रहे हैं टॉपर्स, बट वो स्ट्रक्चर अपने आप पे मैटर कर जाएगा। तो अगर अपन आसपास भी जा रहे हैं, जैसे आप देखोगे कि ये यहां लिखा, ये यहां अपन ने भर दिया और आगे जाके पन्ना खाली छोड़ा होगा, तो वो जो एवरेज आउट करना है ना कंटेंट किस पेज पे कितना करना है, वो बहुत जरूरी है। दैट इज स्ट्रक्चरिंग विच प्लेज अ मेजर रोल। टूट गया क्या अगले वाला? टूट गया यार। इतने सिंपल डायग्राम मत बनाना, थोड़ा सा और उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है, बट अच्छे अच्छे पॉइंट्स जनरेट किए। अब वो तो रैंडम है यार, अब उसका क्या ही कर सकते हैं, वो तो शुरू के 5 मिनट बैठ के वही देखना है, इस बार भी तो यही हुआ था। तो अब उसका कुछ कर नहीं सकते ना, अपने हाथ में सिर्फ वही है जो हम चेंज कर सकते हैं। यूपीएससी ने भी तो एक केस स्टडी में एक पेज कम कर दिया, अब क्या करेगा? अब यूपीएससी ने 3 सवाल गलत बोल दिए प्रीलिम्स में, दे दिए, क्या कर, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो अनकंट्रोलेबल है ना, जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ नहीं करना, उससे तो सेफ हो सकते हैं बस। तो शुरू के 5 मिनट अगर मैंने देख लिया कि सारे पेज ठीक है क्या, सारे पेज ठीक नहीं है क्या, तो मेरा काम हो जाएगा बस, वरना फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है अपने पास में। ठीक है, इसका काम देखा था कट हुआ था, वो देखा था, अब तो मिस हो गया, छोड़ो जाने दो। बट स्क्रॉल करके दिख रहा होगा, अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो वो कटेगा, तो मुझे ब्लैंक नहीं छोड़ना। कितने नंबर हैं? 161। इंट्रोडक्शन आया, थोड़ा सा लेंदी इंट्रोडक्शन है, बट स्ट्रक्चर अच्छा है, हैंडराइटिंग अच्छी है, पॉइंट जनरेशन ठीक है, सेलिएंट फीचर्स 1 2 3 4 5, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दिया, बट पॉइंट कम है 4, तो काम बनेगा नहीं। बिरसा मुंडा मूवमेंट, हाँ वो अपन को वो बनाने हैं, कोट्स की लिस्टिंग बनानी है, मैं दे दूंगा आपको, रटना है बस। 40 से 50 कोट, सिर्फ 40 से 50 है ना, नेवर एंडिंग नहीं करेंगे अपन। 40 to 50 कोट्स हैं, मैं लिस्ट दे दूंगा, मुझे याद दिला देना ग्रुप पे मैसेज करके। वो 40 से 50 कोट्स की मैं आपको लिस्टिंग दूंगा, वो याद करेंगे। प्रोबेबल टॉपिक्स की दूंगा, बट वो आपको याद करनी है। आपको अगर ये लगे कि अरे यार ये तो क्या छोटा सा ही कॉज है, मिशनरीज एक्टिविटीज तो क्या ही होगा, नंबर नहीं देखे अपन ने, बट अगर आपके पॉइंट जनरेशन ज्यादा होंगे तो आपके मार्क्स अबव एवरेज आएंगे। तो अगर आप 8 मार्कर क्वेश्चन में 8 पॉइंट लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। रिलेटिव एग्जाम है, इसको मैप की तरह भी दिखाया जा सकता था। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है ना, इंडिया का छोटा सा मैप बनाता, उसमें दिखाता तो एक्स्ट्रा नंबर आते उसके। अलग अलग फेजेस हैं, फेजेस को इवोल्यूशन में दिखाओ ना, नॉर्मल लिख के क्यों दिखाना है? इसको डायग्राम बनाएंगे तो
कुछ सेम कंटेंट के बेसिस पे भी मैं स्ट्रक्चर से बहुत बहुत ज्यादा मार्क्स फेच कर सकता हूं। जैसे ये वाला पार्ट है, अब यूपीएससी में तो ये एक्सपायर हो चुका है डायग्राम, यहां इसका अभी भी समय है। अब बीपीएससी में इस टाइप के डायग्राम्स बहुत नहीं, जैसे 15 क्वेश्चंस जो 8 मार्कर वाले हैं, 4-5 में तो ऐसा डायग्राम बना सकते हो, तो अपने को वहां से थोड़ा स्पेस मिल जाएगा टाइम का। कुछ टॉपिक तो फिक्स्ड ही है, ऐसे कुछ कुछ नोट्स दे दूंगा, 1 पेजर भी दे दूंगा, कुछ कुछ आप बना लेना। अब ये भी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बनेगी बात। अब बहुत रिलेवेंस है नहीं इस डायग्राम का, तो दिक्कत क्या होगी, टाइम नहीं होगा उसके पास। तो रादर देन मैं ब्लैंक पेज छोड़ूं, इट्स बेटर कि मैं डायग्राम बना दूं। इंट्रोडक्शन ठीक है, 5, 5.5, 6 लाइन के आसपास का है, ये डायग्राम बना, सच ए गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या करें, अब वो तो खैर हम कौन सा घर से लाए थे, बट हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। बॉयस नंबर आएगा ही ना यार, इंसान ही तो चेक कर रहा है, तो इंप्रेशन आ ही जाएगा ये। और ये 22 नंबर में पता है 2 नंबर किस चीज के हैं, सिर्फ इस डायग्राम के। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मार्क्स किस चीज पे दे रहे हो आप वो समझते हो। पूरे 2 नंबर सिर्फ इसी डायग्राम के हैं बस, दिस इज द यूनिक। ऐसा किसी टॉपर और भी कॉपी देखेंगे अपन, किसी में नहीं मिलेगा आपको। तो जितने वाव मोमेंट, इसको मैं वाव मोमेंट बोलता हूं, जितने वाव मोमेंट आपकी कॉपी में आ गए उतना काम हो गया। तो अगर अपन ने 12-13 वाव मोमेंट लिया, मतलब 50% क्वेश्चंस में, तो अपना काम हो गया। बस ऐसे 12-13 मोमेंट लगाने। तो 12-13 कैसे कैसे लाएंगे, 4-5 में ये डायग्राम यूनिक ले आएंगे, 5-6 में फॉर्मूलाज ऐड कर देंगे, और 4-5 में कोई यूनिक तरीके का ग्राफ बना देंगे। जैसे फिशरीज वाला बना था, हर में नहीं बनाना है फिश वाला, बट अगर फिश है, फॉरेस्ट का है, पेड़ बना देंगे, पहले छोटा पेड़ फिर बड़ा पेड़, सोलर प्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो 4-5 कोई यूनिक तरीके के ग्राफ आ जाएंगे, उसमें अपने 12-15 वाव मोमेंट हो जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। देखो है ये पेज फिलिंग अप्रोच, दिस कुड हैव रिटन थोड़ा और पास करके ऊपर जा सकता था, बट वो फील नहीं आ रही है। क्यों? बिकॉज बच्चे ने पहले की आंसर कॉपीज में जो आंसर लिखे उससे इंप्रेशन बन गया है, वो स्कूल वाला माहौल हो गया ना। जो फर्स्ट आता था उसको थोड़ी डांट पड़ती थी, हो सकता है शरारती हो, बट डांट नहीं पड़ती थी। घर पे भी तो देखा होगा, जो लड़कों को डांट पड़ती है एक्स्ट्रा, बहनें शरारत करके बैठ जाती हैं, कोई डांट नहीं पड़ती। इसमें कोई वाव मोमेंट नहीं है तो 15 नंबर, इसी में एक वाव मोमेंट हो जाता तो ये 17, 17.5, 18 के आसपास में बैठ जाता बस। दिस इज नॉर्मल वे ऑफ आंसर। किसको इंटरेस्ट है वे तुम्हारा सारा कंटेंट पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है ना उसका। जैसे रील्स देखते हो क्या, हाँ भर रहा है, रील्स और शॉर्ट्स तो देखते हो, कई सारी रील्स और शॉर्ट्स तो आप पूरा 1 मिनट देख लेते हो और कुछ 10 सेकंड में स्वाइप कर देते हो। क्यों? उसी 10 सेकंड में कुछ कैच मूवमेंट आ जाता है, और हर 15 सेकंड में आपको कुछ होल्ड डालना पड़ता है, जिस वजह से वो कंटिन्यू आप देखो एटसेट्रा। सेम आंसर राइटिंग है। वो सुनने में इतना लग रहा है कैसी बातें कर रहे हैं सर, बट सच्चाई यही है कि आपको हर 2-3 पेज के बाद आपने वाव इफेक्ट डाल दिया तो अपने 10-15 नंबर वहीं से बढ़ जाएंगे। दैट इज दैट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा, अपने आप में नहीं आएगी। ये बता रहा था मैं आपको कि जो आप ब्लैंक पेज छोड़ोगे वो सब कटेगा। अब इस पे आते हैं, लास्ट पे डिस्कस करूंगा। ये मुझे बहुत पसंद नहीं आया तो मैं इसको बहुत डिस्कस नहीं करूंगा। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ आंसर राइटिंग, जिसमें अगर पॉइंट जनरेशन नहीं है या वो नहीं है तो मेरे आंखों में बहुत प्रेशर पड़ेगा। आप कितना भी अच्छा लिख लो, मैं नंबर नहीं दूंगा इसमें। ठीक है, दिस इज नाइस। ये आपको हेडिंग्स को बॉक्सेस में बनाना है, पर दिक्कत ये है कि ये हेडिंग बॉक्स में बनाया और ये सब हेडिंग को भी बॉक्स कर दिया, तो इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। यहां मेरी हेडिंग है कि सब हेडिंग है, तो अपन सब हेडिंग्स को सिर्फ अंडरलाइन किया करेंगे बस, जो है बॉक्स में सिर्फ हम हेडिंग्स को लाया करेंगे, बाकी सब स्ट्रक्चर का गेम है बाबू। अपन ने बिरसा रिवॉल्ट बनाया और सिर्फ बैप में एक रिप्रेजेंटेशन डाल दिया, गुड नाइस। फिर अपन ने रीजन्स अफेक्टेड के नाम लिख दिए, सही है, क्योंकि लेफ्ट साइड की स्पेस खाली बैठी थी तो उसको खाली छोड़ नहीं सकता मैं, तो यहां मैप बनाया, यहां जगह लिखा,
नीचे की जगह अब जाके रियलाइज हुआ कि अरे भाई अब तो कंटेंट बहुत ज्यादा है और जगह बहुत कम है, तो फिर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करूंगा। तो अपन ने कॉजेज का एक डायग्राम बनाया 2 3 4, फिर कोर्सेज ऑफ द मूवमेंट और ये फेजेस बनाए। सेम ही कंटेंट होगा जो उससे पहले पैराग्राफ वाला लिख रहा था। इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन कि अगर मैं फेज जो मैं आपको बता रहा था, पहला फेज बना दो, दूसरा फेज बना दो, तीसरा फेज बना दो, सेम कंटेंट है, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज है। नंबर बढ़ गए 3 से 4.5, 3.5 मिले होंगे तो 4.5, फिर भी एक क्वेश्चन में एक नंबर बढ़ रहा है आपका सेम कंटेंट होने के बावजूद। और अगर कहेंगे पेन चेंज कर लेता, आधा नंबर और आ जाता। बॉल पेन में यूजुअली रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं आता है, बट दिस इज अ नाइस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कॉजेस का माइक्रो डायग्राम्स हैं ये, वो जो माइक्रो डायग्राम पार्ट है वो पूछा नहीं होता, मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है बस। तो यहां से अपन एक एक नंबर, आधा आधा नंबर निकाल सकते हैं बस। दिस इज एक्स्ट्रा मैप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, बट जब एक दो में वो मैप दिख जाएगा तो तीसरे चौथे से नंबर देना शुरू कर देगा। ये आप नहीं भी बनाते तो इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि इंडिया का मूवमेंट एक बिहार के एक डॉट पे बना हुआ है, बट इट जो बच्चा है उसने इवैल्यूएटर को ये दिखाया है, भाई मुझे भारत का मैप बनाना आता है, मुझे इंडिगो रिवोल्ट कहां हुआ था वो मैं रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूं। इस वाले ग्राफ में कोई नंबर नहीं मिला उसको, बट आगे जाके जब वो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 पे पहुंचेगा तब वो इसको इन्हीं चीजों के नंबर मिलेंगे और रैंक भी मिलेगा। दिस इज हाउ द किड हैज डिवाइडेड द आंसर इनटू वेरियस पार्ट्स। अपन ने इंडिगो रिवोल्ट आया था, इंडिगो का ही क्वेश्चन है ना, इंडिगो रिवोल्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया, कब से कब स्टार्ट हुआ, ज्योग्राफिकल लोकेशन दे दिया, कॉजेज का एक हेडिंग दे दिया, कोर्स ऑफ रिवोल्ट दे दिया, ब्रिटिशर्स ने कैसे इसको अपोज किया वो दे दिया, और फाइनल इंपैक्ट दे दिया। तो मतलब जितने पार्ट्स में मैं तोड़ दूंगा और हर पार्ट में एक दो पॉइंट ही लिखे हैं उसने, बस उतने नंबर आ जाएंगे। 4.5 नंबर आ गए। तो 38 मार्कर को 4 पार्ट में मिनिमम तोड़ना है और 8 मार्कर को 2 पार्ट्स में मिनिमम तोड़ना है। एक माइक्रो डायग्राम बनोगे वो भी एक पार्ट टूटने का ही होगा, तो मोटा मोटी 2.5 पार्ट्स में अपन तोड़ेंगे 8 मार्कर को, और 38 मार्कर को 4 मिनिमम पार्ट्स में तोड़ना है। यहां से नंबर मिलने शुरू होंगे इसको, ये इस पे भी नहीं मिले तो अगले मैप से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे बस। चार नंबर ये फोकस। अब वो खाली जगह छोड़ोगे तो इट गिव्स एन इंप्रेशन, आप चाहे कुछ भी कर लो वहां नंबर नहीं मिलेगा, तो मैं खाली नहीं छोड़ सकता। क्या कर रहा है बेटा? वो एक्चुअली क्या होता है कि के वाला नया कंसेप्ट है, तो वो लास्ट में ही लिखा होगा ज्यादातर ने, तो वही दिक्कत है ना कि अगर आप लास्ट में लिखोगे तो फिर उतनी घास काटोगे। बट मैं कह रहा हूं कि अगर सेम कंटेंट को ये स्पेसिंग बढ़ा देता और एक या दो डायग्राम और एक्स्ट्रा यहां नीचे बना देता तो काम हो जाता है इसका, तो 3.5 की जगह 4 नंबर तो मिल जाता। आधा आधा एक एक नंबर का ही तो गेम है, और कितना गेम खेलना है। ये वो वाव इफेक्ट है जो कह रहा था कि सेकंड पेज पे जाके मेरा एक वाव इफेक्ट आना चाहिए। दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज अ वाव इफेक्ट। वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, तो फर्स्ट उसको जो फेज वाइज डिवीजन है दैट इज अ वाव इफेक्ट। आप लिस्टिंग दे सकते हो, और लिस्टिंग देके आपको तो रफली सब डिवाइड ही तो करना है ना। कौन सा ब्रिटिशर्स ने डिवाइड करके दिया था कि मैं 4 फेज में इंडियन एजुकेशन को डेवलप करूंगा, ये तो अपन ने रियल टाइम में बना लिया। बट वो रिप्रेजेंटेशन आ गया, नंबर आ जाएगा, आपके काम हो जाएंगे। प्लस थोड़ा और बेटर कर सकता था, बट स्पेस भी फिल करना है उसको। ये जो ब्लैंक स्पेस वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा चुभ रहा है, तो क्या कर सकता था वो, इनको जोड़ सकता था और यहां वाले पॉइंट जनरेट होके फिर ज्यादा बेटर लगता, ताकि वो इवोल्यूशन वाला पार्ट दिख रहा होता, इसको जोड़ता, उसको नीचे जोड़ता, वो ज्यादा बेटर होगा। और फोर्थ फेजेस, मतलब सब फेजेस बनाए हुए हैं। 20 नंबर।
कोशिश करना 38 मार्कर में एक मैप कम से कम बनाने का, मिनिमम टू मिनिमम। एक से ज्यादा बना सकते हो बट मिनिमम टू मिनिमम एक मैप तो बनाना ही है, बन जाएगा वो। नाउ दिस लुक्स टू बॉक्स्ड, उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। टू मच ऑफ बॉक्सिंग इज बैड, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता एक्चुअली, वो दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन की वजह से ही नंबर कम है, कंटेंट भी हल्का होगा, बट अगर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा और बेटर होता तो 2 नंबर बढ़ जाते हैं, 15 के आसपास में बन जाते हैं। इतनी स्पेलिंग मिस्टेक क्या देख रहा है यार। तो कह रहा है दिल्ली का DELHI नहीं लग रहा है, ये कैसे बनेगा यार बात। लास्ट में तो नहीं लिखा हुआ लग रहा भाई है। तो टोटल वर्ड्स कितने आए अपने निकल के देखना जरा। एक पेज पे 50 वर्ड है तो कितने वर्ड्स लिख रहे हो आप। 38 मार्कर में भी काउंट करना। 3,500। अरे टोटल वर्ड्स बताना। वो फर्स्ट वाला पे तो क्वेश्चन ही आ जाता है, उसको तो मैं काउंट नहीं करता। टोटल GS2 में कितने वर्ड्स हो गए, अगर मैं ऑन एन एवरेज एक पेज पे 50 से 60 के आसपास में काउंट कर रहा हूं। 15 मार्कर, सॉरी 15 क्वेश्चन, 8 8 दूनी 16, 16 इंटू 50 3200 से तो 50 और 60 में जोड़ोगे तो कुछ तो एक्स्ट्रा होंगे। 3200 से 3400 के बीच में आएगा। और यूपीएससी में कितने लिखने होते हैं, 4000। इसका मतलब यूपीएससी से तो बहुत कम लिख रहे हैं अपन, और उसमें भी बच्चा खाली छोड़ देता है। वो तो यूपीएससी में भी छोटा कर ही देता है, वो लिखने वाला छोटा ही कर देता है अपने हिसाब से। ये तो बहुत ही छोटा होता है, सबसे छोटा इसी का ही पेज होता है एक्चुअली। यूपीपीसीएस का भी इससे बड़ा होता है, और यूपीएससी का तो होता ही सबसे बड़ा ही, लेंथी पेज आते हैं, वर्ड्स भी उतने ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसका अंदर नॉन डूएबल नहीं है कि अपन 3500 वर्ड्स नहीं लिख पाए। आपका ही कॉम्पिटिटर जब आप दूसरे डोमेन में आओगे तो 4000 से ऊपर भी लिखते हैं लोग। उड़ानिया जैसे और भी तो बच्चे होंगे, 4000 की जगह वो ऐसे वाले तो 5000 लिख के आते हैं। तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि अपन खाली पन्ना छोड़ के आएंगे। ये जो है ना, ये इस ऐसा जीरो बेस्ड बजटिंग समझते हो, जीरो बेस्ड बजटिंग, बजट फॉर्मेशन समझते हो, डिमांड फॉर ग्रांट समझते हो कि अक्टूबर के महीने में सारी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेटर लिखती हैं कि डिमांड फॉर ग्रांट्स, भाई इतना इतना पैसा तूने हमारे को देना है। वो कंपाइल करते हैं बैठ बाट के, और फरवरी में वो एक नॉर्थ ब्लॉक में एक हलवा सेरेमनी होती है एंड ऑल, और फिर 1 फरवरी को बजट टेबल हो जाता है, उसमें एलोकेट हो जाता है किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है। जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ टाइप ऑफ बजटिंग। पहले जैसा होता था ना आउटकम बेस्ड, आउटपुट बेस्ड बजटिंग, फिर आया आउटकम बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग ये कहता है, मान लो अपन कोई बिल्डिंग बनानी है और लास्ट ईयर आपने बजट, लैप्सेबल फंड समझते हो, जो फंड लैप्स हो जाएगा अगले साल नहीं होगा, ये कंसेप्ट इसी से आया था। तो मानो बिल्डिंग आधी बनी और इसका ऑब्जेक्टिव था कि यहां इंस्टीट्यूट चलाने, सरकार ने किराए पे इंस्टीट्यूट को दे देना है और सरकार इंस्टीट्यूट चलाएगी। नेक्स्ट ईयर जब उस मिनिस्ट्री से पूछा जाएगा कि तेरे को पैसा क्यों चाहिए, तो उस मिनिस्ट्री को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट अभी भी रिलेवेंट है। जीरो बेस मतलब क्योंकि आपने मान लो इस प्रोजेक्ट को बनाने में 100 करोड़ रुपए लग गए थे, क्योंकि आपने पिछले साल 60 करोड़ खर्च कर दिए थे, इसलिए आप मांग रहे हो 40 करोड़, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर उस प्रोजेक्ट का स्टिल रिलेवेंस है तभी आपको पैसा मिलेगा। उसको कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। मतलब पिछली साल में जो पैसा मिला वो पिछले साल जस्टिफाई हुआ। इस साल अगर आपको पैसा चाहिए तो आप ये मत बोलो कि जी पिछले बजट में आपने आधा पैसा दिया एंड ऑल। अगर वो प्रोजेक्ट रिलेवेंट है तभी आपको पैसा मिलेगा, प्रोजेक्ट रिलेवेंट नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। इंडिया में आया था 2006-07 के आसपास में जीरो बेस्ड बजटिंग। तो यहां पे ना वो चलती नहीं है। 2 क्वेश्चन में क्रॉस इवैल्यूएटर के माइंड में तीसरे क्वेश्चन में जाएगा, तो जैसा सिंपल मैप बनाने से 2-3 क्वेश्चंस के बाद नंबर मिलते हैं,
वैसे ही एक दो काटने के बाद तीसरे से मार्क्स डिडक्ट होने लग जाते हैं। ये पाप है, ये नहीं करना है अपने को। नो मैटर व्हाट हैपेंस, मेरे पेज ब्लैंक नहीं जाने चाहिए। कुछ नहीं होगा तो भारत का मैप बड़ा बना देंगे, बिहार का मैप बड़ा बना देंगे, कुछ और कंपोनेंट ऐड कर देंगे, बट आप ब्लैंक पेज नहीं छोड़ सकते हो। वो उस एंगल पे मत जाना, वो गड़बड़ हो जाएगा। कंक्लूजन लिख देता, अच्छा कंटेंट लिखा है ये, कंक्लूजन लिख देता, 5 नंबर आ जाते हैं। नहीं यार, कंक्लूजन इज कंक्लूजन ना, भरने के लिए क्या ओम ओम लिख के आ जाना, एक काम करना, ऐसा थोड़ी हो। कंक्लूजन इज कंक्लूजन, उसमें मैं बता दूंगा। रे कंक्लूजन से पहले वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, कंक्लूजन से पहले कुछ चैलेंजेस का कंपोनेंट लिख देंगे, कंक्लूजन से पहले व्हाट मोर नीड्स टू बी डन लिख देंगे, कंक्लूजन से पहले फॉर्मूला बना देंगे वे फॉरवर्ड का, वो मैं बता दूंगा आगे। बट अभी तो ये बता रहा हूं क्या नहीं कर सकते हो, तो अपन खाली नहीं छोड़ सकते, वो पक्का है। ये लास्ट तुम्हारे वाले बैच में फॉर्मूलाज पे काम किया था अपन ने, थोड़ा बहुत किया था, थोड़ा की ज्यादा? मैंने करवाया था, तुमने किया नहीं किया नहीं वो नहीं पूछ रहा कि तुम क्या, मेरे से बच्चे डर गए थे, तो अच्छी चीज है ये, तो खराब चीजें हैं। मास्टर से नहीं डरना चाहिए, क्या तो साथ में बैठ के हाय हेलो करेंगे अपन। जब घर पे काम होता था तो माँ की बातों के काम किए तूने आज तक कभी बचपन में? अभी तो इमोशनल पता है एंड ऑल, बचपन में करे थे कभी? माँ ने बोला कुछ काम करने को कि ये कर देना, तो माँ के काम किए थे क्या? होमवर्क स्कूल वाला या कुछ और काम वाला, या पिताजी कहने से किए थे? इतना तो अच्छा, एक बार नंबर देना मुझे, आज बात कराना घर वालों से, अमित पूछे कितना किया होगा, और स्कूल के टीचर के कहने से वो सबसे ज्यादा किया होगा, आना क्यों? क्या क्या कह रहा है पीटीआई सर? ओबीडियंट स्टूडेंट थे तुम? अगर कोई बच्चा ओबीडियंट स्टूडेंट थे करता करता बोल रहा है तो मुझे दिख ही रहा है वो कितना ओबीडियंट था। ठंडी लग रही है ना, एसी चल रहा ना कुछ और चल रहा, बंद क्लास चल रही ना पंखा चल रहा, ठंडी कैसे लग रही है? इसको बीमारी कहा गया है। एनीवेज चलो इसको, इस टॉपर को भी छोड़ देता है, अब ये नहीं चाहिए होगा मुझे, है ना? ये ध्यान रखना कि अगर एक दो बार आप मुझे दिखाओगे तब तक मान लूंगा, उसके बाद में आई विल नॉट अप्रिशिएट इट मच। हर क्वेश्चन को अलग अलग टीचर, उससे क्या फर्क पड़ता है? तू हर 60 साल वाले को बोल कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूं, हर 60 साल वाले को बोल, क्या बोलेगा? अबे जुआ है ये, नहीं बोलेगा। तो हर टीचर को बोल के अरे सर पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, उससे फर्क ही क्या पड़ता है? सारे सेम एकेडमिक लेवल पे हैं, सारे सेम वहीं पढ़ बढ़ के आए हैं, बिहार के लेवल पे लगा ले टॉप 1% इंटेलिजेंट पीपल में काउंट होते होंगे, सब दुनिया को उसी नजर से देखते हैं ना, सबके लिए मोबाइल खराब है, तो उससे फर्क ही क्या पड़ता है? तो किसी भी स्कूल में किसी भी लेवल पे लिख ले, फर्स्ट जो बच्चा आता है उसको कभी डांट नहीं पड़ती। तो उस चीज को समझ, ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि कौन क्या देख रहा है, उस लेवल का बंदा सोचता कैसे, उससे फर्क पड़ता है। अगर वो पेज काटा है तो फिर इंप्रेशन ही गड़बड़ है। वही इंप्रेशन इसमें आते हैं फिर कि अगर यही साफ साफ लिखोगे ज्यादा नंबर आएगा। वो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन रोक देगा आपका, बट वो एसडीएम और डीएसपी रोक देगा, वो पार्ट आएगा। उसके लिए हमें हमें थोड़ा तो लेजिबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। आप सिर्फ कंटेंट के लेवल पे ये नहीं है कि आप ही ने काट दिया तो चल जाएगा, कोई भी काटेगा तो गड़बड़ है वो। ठीक है, यहां से एक दो और देखते हैं फिर खत्म करेंगे इसको। ये नहीं चाहिए मुझे। ये उसी बच्चे की फर्स्ट, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बना दूंगा, मैप बना दूंगा, खत्म। बड़ा मैप बना दूंगा, ये छोटे में भी बन सकता था और मैं बड़ा मैप बना दूंगा, बट मैं वो खाली नहीं छोड़ पाऊंगा कि मैं यहां उठाऊं और मैं यहां खाली छोड़ दूं, वो नहीं चलेगा। इतना तो चल जाएगा, एक आध लाइन जितना चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको काटना पड़े, ये नहीं चाहिए। अच्छा, छोड़ा ही होगा शायद, उसका क्वेश्चन छोड़ा होगा। नहीं है डीआई तो नहीं होगा सारा, पेज तो 63 पे आ गया, पेज नंबर लिखा है। अच्छा, सारे ही डीआई के पेपर लगा दिए क्या इन्होंने? फिर ये कुछ ये यूनिक टाइप के डायग्राम्स भी बनाएंगे।
पॉकेट नोट से उठा लेना, अच्छे अच्छे बना रखे हैं, उसमें से निकाल लेंगे, कुछ चुरा लेंगे वहां से। हैंडराइटिंग प्लेज अ मेजर रोल ना। सिर्फ हैंडराइटिंग ही आपको एक दो ये रिप्रेजेंटेशन ही आपको एक दो नंबर एक्स्ट्रा दिला देंगे। ब्लू इकोनॉमी, अब ब्लू इकोनॉमी में अगर आप इंडिया का मैप नहीं बनाओगे कैसे बनेगी बात? बिहार स्पेसिफिक ब्लू इकोनॉमी था क्या? Blue economy is identified as one of the 10 core dimensions of national growth. अगर मैं इसमें इंडिया का मैप नहीं बना रहा हूं मतलब दैट इज नॉट अ गुड आंसर। आपको मैप तो बनाना ही पड़ेगा। और ब्लू इकोनॉमी को डिवाइड कर लो ना। क्या क्वेश्चन ही नहीं है? अच्छा लिखा उसने, नीचे वाला क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स डिवाइड बिहार इनटू फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो बिहार का मैप और अच्छा बनाना चाहिए था, है ना? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज सब्सटेंशिएटेड विद नीट स्केचेस डिपिक्टिंग द लोकेशन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज। ठीक है, वहां बना दिया उसने। फिर वो गया, फर्स्ट फॉरेस्ट पूछा था नहीं ना? फॉरेस्ट पूछा है। जैसे ये क्वेश्चन आया ना तो आपको आइडियली ये मैप सेंटर में बनाना है। अगर क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन पूछा है, पूछो ना 12 मार्क्स प्लस 14 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स, यहाँ पे जब आप पढ़ोगे हर उसका एक सेपरेट मार्क्स है। फॉरेस्ट बेस्ड 12, एग्रो बेस्ड 14, मिनरल बेस्ड 12। अगर मुझे ये दिख ही रहा है कि क्वेश्चन क्लासिफाई करके पूछ रहा है तो आपका वो डायग्राम मेन हो गया। और अगर एक्सप्लिसिटली उसने बोल दिया विद नीट स्केचेस, फिर तो मैंडेटरीली वैसे ही डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ये चीजें तो आपके लिए बहुत सही कर देगा, जगह भरेगी। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो पेज फिलिंग के लिए बहुत इजी बना देगा आपको। तो ध्यान उस चीज पे मेजर रखना है यार, है ना? सबसे पहले लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस करते हैं। अल्टीमेटली पढ़ना अपने को वही है जो मैंने आपको बताया है, बट इसमें मैं अगर इको के पोर्शंस में चले जाऊं, आज हल्का हल्का इको वाला पार्टी देखता हूं, बट इको के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है ना? कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इको के? कितने क्वेश्चन आते हैं इको के? अब वही बताने की कोशिश कर रहा था कि इस बार ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बढ़ गए। हाँ, ह्यूमन वो तो फिर ज्योग्राफी ही काउंट कर लेता हूं मैं, बट इकोनॉमी का सिग्निफिकेंस उन्होंने इस बार कम कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है अगली बार भी कम करें, तो अपने पास टाइम है तो अपन प्रिपेयर करके तो जाएंगे, बट वी नीड टू ऑल्सो फोकस अपॉन द मोर ज्योग्राफी वाले एंगल और ज्योग्राफी के डायमेंशंस। उन चीजों पे एक्स्ट्रा आपको फोकस करना पड़ेगा। इस पीवाईक्यू एनालिसिस को नेक्स्ट क्लास में ही कवर कराऊंगा, परसों वाली क्लास में कवर कराऊंगा। देन आई विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन की साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये पीवाईक्यूज बेस्ड क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो परसों आप लगा लो, मैं परसों आपका इंट्रोडक्शन ही कवर करूंगा। तो जो मैंने आपको इको के टॉपिक्स दिए हैं ये और पॉलिटी, दो से शुरू करा देता हूं। इको और पॉलिटी के ये जो टॉपिक्स हैं रफ पढ़ लेना, जो भी आपने अपने पुराने नोट्स बना रखे हैं उसमें से। क्लास में मैं आपको दो तरीके के इंट्रोडक्शंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। एक 8 मार्कर क्वेश्चन के लिए तो मैं 1 मार्कर क्वेश्चन दूंगा, आपको क्लास में इंट्रोडक्शन लिखना है, और एक 38 मार्कर क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन सारे पीवाईक्यूज ही होंगे। जो पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस 8 मार्कर और 5 क्वेश्चन 38 मार्कर। उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसका क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए था। 2 या 3 अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शंस की प्रैक्टिस कर लें। ये अपन फिर परसों मिलते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेशन ऑफ 100। ठीक है।